हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम धीरज और आप देख रहे हैं धीरज सीटेट एकेडमी। तो चलिए आज से हम लोग बीपीएससी टीआरई 4 का सेट शुरू करने जा रहे हैं। ये जो सेट आप देख रहे हैं, पहले इस सेट के बारे में आपको हम बता दें, ठीक है। ये जो सेट है आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, इसमें हम लोग क्या क्या कवर करने वाले हैं। देखिए ये सेट आपका 6 to 8 के लिए होगा, ठीक है। और साथ में अगर कोई 9th-10th के भी स्टूडेंट हैं तो उन लोग के लिए भी मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। तो क्योंकि देखिए बहुत ऐसे बच्चे हैं जो 6 to 8 भी भरे हुए हैं, 9th-10th भी भरे हुए हैं, तो ये सेट आपका दोनों में काम करेगा। क्योंकि हिस्ट्री ज्योग्राफी हो या हिस्ट्री पॉलिटी हो, जो भी आपका सब्जेक्ट हो वो तो आपको पढ़ना ही है। तो इसके साथ साथ हम लोग डिस्कशन करेंगे, ठीक है। आज थोड़ा सा हम पहले इस सेट के बारे में आपको बता देते हैं, इसके बाद हम, क्योंकि प्रत्येक दिन ऐसे टाइम नहीं, डायरेक्ट कल परसों से हम लोग डायरेक्ट सेट की ओर चलेंगे, ठीक है। देखिए इस सेट में आपको क्या क्या मिलने वाला है। सबसे पहली बात आपको बता दें कि इसमें टोटल 12 सेट दिया हुआ है। बीपीएससी टीआरई 2 और टीआरई 3 में पूछा हुआ जितने भी प्रश्न हैं सारे प्रश्न आपका दिया हुआ है, ठीक है। जो आपका परीक्षा जो था टीआरई 1 में तो 6 to 8 हुआ नहीं था, और टीआरई 2 में और टीआरई 3 में जो हुआ था कैंसिल हो गया था, उसका भी इसमें दिया हुआ है। प्रीवियस ईयर आपका लास्ट में वो भी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगर इस सेट की बात करें तो सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसमें अगर प्रश्नों की संख्या की बात कर ले तो टोटल 150 प्रश्न होगा, जितना जैसे कि आपका बीपीएससी में पूछा जाता है। भाषा 1 की बात करें तो इसमें 30 प्रश्न आपका हिंदी से रहेगा। भाषा 2 की बात करें, ठीक है, 30 प्रश्न हिंदी और इंग्लिश दोनों रहेगा, याद रखिएगा। भाषा में आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों आ जाएगा। और भाषा अगर भाग 2 की बात करें तो सामान्य अध्ययन यानी 40 प्रश्न जो होता है वो रहेगा, ठीक है। चलिए अब बात करें अगर भाग 3 का, तो इसमें सामाजिक विज्ञान 80 प्रश्न रहेंगे। इसमें क्या होगा, इसमें देखिए इसमें आपका क्या क्या रहेगा, आपका जो भी सब्जेक्ट अगर ऑनर्स पेपर और एक सब्सिडरी, अगर हम थोड़ा सा बात कर ले आपका, जैसे कि आप 6 to 8 में वैसे स्टूडेंट जो टीआरई 4 का फर्स्ट टाइम फॉर्म भरने वाले हैं, तो देखिए आपका पहला बात याद रखिएगा, एक पेपर आपको सब्सिडरी से लेना है, एक पेपर आपका ऑनर्स से लेना है। अगर आपका हिस्ट्री ऑनर्स है तो हिस्ट्री के बाद सब्सिडरी में आपका चाहे ज्योग्राफी हो या पॉलिटिकल साइंस हो या इकोनॉमिक्स हो, आप कोई भी में से 3 में से एक उठा सकते हैं। अगर आपका ज्योग्राफी ऑनर्स है तो फिर ज्योग्राफी अगर आप ऑनर्स में फर्स्ट लैंग्वेज में रखते हैं तो सेकंड में आप हिस्ट्री या पॉलिटी या जो भी है अपना रख सकते हैं, ठीक है। चलिए अगर हम बात कर ले यहाँ पे सेट का, तो देखिए इतिहास का टोटल आपको 13 सेट मिलेंगे, ठीक है। और अगर भूगोल की बात करें तो भूगोल का भी आपको 13 सेट मिलेंगे, पॉलिटी का भी आपको 13 सेट मिलेंगे, और इकोनॉमिक्स का भी 13 सेट मिलेंगे, ठीक है। टोटल 52 सेट को हम लोग इसमें कवर करने वाले 6 to 8 का। ये पूरा का पूरा अगर आप देखें तो ये आपका एनसीईआरटी बस और एससीईआरटी पे आधारित है, ठीक है। इस सेट के बारे में पूरी जानकारी आपको दे दिए। अच्छा थोड़ा सा अगर हम बता दें, देखिए अब जो है आपका, जैसे आज हम 6 to 8 का शुरू करने जा रहे हैं, इसके बाद जैसे 6 to 8 का टोटल आप देख सकते हैं 13 सेट है। ये 13 सेट को खत्म करेंगे तो इसके बाद हम तुरंत 9 to 10 का शुरू करेंगे, ठीक है। इसके बाद हम लोग 9 to 10 का शुरू करने वाले हैं। तो चलिए अब ज़्यादा विलंब ना करते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं, ठीक है। उससे पहले कि अगर आप, चलिए बोलना क्या चाह रहे हैं सो देखिए, आइए अभी जैसे कि हम लोग क्या कवर करने वाले हैं, 6 to 8 को कवर कर देंगे, इसके बाद 9 to 10 आपका चलेगा, ठीक है। चलिए तो एक बार आप लोग वीडियो को शेयर कर दीजिए, उसके बाद हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। और हम लोग क्या करेंगे ना, सबसे पहले हम लोग अपना ऑनर्स की ओर चलते हैं, जैसे हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी, पॉलिटी और इकोनॉमिक्स की ओर, पहले उसको डील करते हैं, उसके बाद हम अपना लैंग्वेज पेपर में चलेंगे, ठीक है। आइए तो हम शुरू करते हैं आपका हिस्ट्री से, ठीक है। तो जिनका भी हिस्ट्री हो वो अपना देख लेंगे। और हाँ, इसका पीडीएफ, सबसे इंपॉर्टेंट बात, इसका पीडीएफ आपको कैसे मिलेगा, तो इस जो अभी सेट चल रहा है, प्रत्येक दिन जब भी सेट चलेगा तो रात में 8 बजे आप लोग को हमारा टेलीग्राम ग्रुप में 8 बजे रात में इस बुक का पीडीएफ आपको भेज दिया जाएगा, ठीक है। उस सेट को आप बना लीजिए और दिन में 10 बजे आप लोग मिला लीजिएगा, ठीक है। जैसे कि जिस दिन आप वीडियो देख रहे हैं, इससे एक रात पहले ही हम वीडियो 8 बजे पीडीएफ 8 बजे रात में भेज चुके हैं। अब हम इस सेट का आप लोग को आंसर बताने वाले हैं, ठीक है। चलिए तो पहला प्रश्न, अब लेट ना करते वीडियो की शुरुआत करते हैं, आपके स्क्रीन पे है, आप लोग आंसर करते चलिएगा तो बेटर रहेगा। आइए पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पे देख सकते हैं, 71 नंबर से इतिहास आपका शुरू है। कहा जा रहा है निम्नलिखित में से किस स्थान पर बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था, ठीक है। तो मतलब पूछा जा रहा है कि बौद्ध संगीत आयोजन किस स्थान पे किया गया था। तो देखिए पहला ऑप्शन है आपका पाटलिपुत्र, दूसरा ऑप्शन है आपका राजगीर और तीसरा ऑप्शन है आपका कश्मीर। तो कहाँ पे किया गया था, तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। क्योंकि आपको भी पता है पाटलिपुत्र में भी आयोजन हुआ था, राजगीर में भी हुआ था और कश्मीर में भी हुआ था। आइए इसको डिटेल से देखते हैं। देखिए सबसे पहले अगर हम बात कर लें तो पहला बौद्ध संगीति कब हुआ था, अगर कॉपी कलम लेकर बैठे हुए हैं तो नोट करते चलिएगा। अगर हम बात करें पहला बौद्ध संगीति जो था वो कब, कहाँ और किसके अध्यक्षता में हुआ था, सारा चीज़ आपको बताने हैं। तो पहला बौद्ध संगीति आपका राजगीर में हुआ था, सबसे पहली बात, ठीक है। कब हुआ था, तो ये आपका 483 ईसा पूर्व में हुआ था, ठीक है। पहला बौद्ध संगीति राजगीर में 483 ईसा पूर्व में हुआ था।
अगर बात करें इसके किसके शासनकाल में हुआ था प्रथम बौद्ध संगीति, कभी कोई पूछ लिया जाता है कि प्रथम बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुआ था, तो याद रखिएगा अजातशत्रु। किसके शासनकाल में हुआ था, तो अजातशत्रु के शासनकाल में आपका पहला बौद्ध संगीति हुआ था। ठीक है, हाँ। अब इसके बाद क्या पूछेगा कि प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे। कभी कभी अभी आपसे पूछ लेगा कि प्रथम बौद्ध संगीति का अध्यक्ष कौन थे, तो याद रखिएगा महाकश्यप। कौन थे, तो महाकश्यप आपके जो थे प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष थे। ठीक है, ये हो गया आपका प्रथम बौद्ध संगीति। अगर हम बात करें द्वितीय बौद्ध संगीति का, ठीक है, तो द्वितीय बौद्ध संगीति कब हुआ था, तो देखिए दूसरा बौद्ध संगीति जो था वो आपका वैशाली में हुआ था। कहाँ हुआ था, सबसे पहले अगर हम बात कर ले तो द्वितीय बौद्ध संगीति आपका कहाँ हुआ था, तो वैशाली में हुआ था। ठीक है, चलिए इसके बाद किसके शासनकाल में हुआ था, तो ये जो था किसके शासनकाल में हुआ था, ये आपका कालाशोक, ये आपका कालाशोक के शासनकाल में हुआ था। ठीक है, और इस समय ये अध्यक्ष कौन थे, मतलब द्वितीय बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे, तो याद रखिएगा सबाकामी। ठीक है, सबाकामी द्वितीय बौद्ध संगीति के अध्यक्ष थे। ठीक है, और कब हुआ था, तो ये याद रखिएगा 383 ईसा पूर्व में। एक मिनट रुक जाइए, चलिए कब हुआ था, तो 383 ईसा पूर्व। देखिए पहला 483, तीसरा पहला 483, दूसरा 383। अब हम तीसरी की बात करते हैं, आइए हो गया होगा। चलिए तो तीसरी बौद्ध संगीति की बात कर ले तो याद रखिएगा तीसरा बौद्ध संगीति जो था आपका पाटलिपुत्र में हुआ था। कहाँ हुआ था, तो पाटलिपुत्र में हुआ था। ठीक है, चलिए इसके मतलब किसके शासनकाल में हुआ था, तो याद रखिएगा अशोक के शासनकाल में हुआ था। तीसरा बौद्ध संगीति पाटलिपुत्र में हुआ, पाटलिपुत्र स्थान में हुआ था। किसके शासनकाल में, अशोक के शासनकाल में। ठीक है, अब इसके मतलब अध्यक्ष पूछेगा, इसके अध्यक्ष कौन थे, तो याद रखिएगा मोगलीपुत्र 30। ठीक है, मोगलीपुत्र 30 इसके अध्यक्ष थे। ठीक है, चलिए ये हो गया। और तीसरा हो गया, अब चौथा की बात कर ले तो चौथा बौद्ध संगीति कब और कहाँ हुआ था, तो याद रखिएगा चौथा बौद्ध संगीति जो था आपका 98 ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक है, चौथा ईसा पूर्व 98 ईस्वी में हुआ था, सॉरी ईसा पूर्व नहीं रहेगा। चौथा बौद्ध संगीति 98 ईस्वी में हुआ था। अच्छा, किसके शासनकाल में, तो याद रखिएगा कनिष्क के शासनकाल में। ये बहुत बार पूछा हुआ कि चौथा बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुआ था, तो कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। ठीक है, अच्छा अब इस समय अध्यक्ष कौन थे, पूछा जाता है कि चौथा बौद्ध संगीति के समय अध्यक्ष कौन थे। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा, इसमें अध्यक्ष आपका वसुमित्र और अशोघोष दोनों देता है, ये थे। ठीक है, चलिए सारा चीज़ आपको बता दिया। प्रथम बौद्ध संगीति कब हुआ था, 483 ईसा पूर्व में। दूसरा पूछेगा तो 383 ईसा पूर्व में। तीसरा पूछेगा तो 250 ईसा पूर्व में। कहाँ हुआ था, तो पाटलिपुत्र अशोक के शासनकाल में। और चौथा पूछेगा तो 98 ईस्वी में। चौथा कब हुआ था, तो 98 ईस्वी याद रखिएगा। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन आपका क्लियर हो चुका है। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, मतलब 72 नंबर क्वेश्चन। देखिए निम्नलिखित में से किस शासक के दरबार में बहुत से विद्वान नवरत्न के रूप में अलंकृत किए गए थे। ठीक है, मतलब किस शासक के दरबार में नवरत्न जो थे, नवरत्न विद्वान रहते थे। ठीक है, तो देखिए अगर बात कर ले इसका आंसर की, तो सबसे पहले इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में नवरत्न विद्वान रहते थे। अगर हम बात करें, देखिए अकबर के दरबार में, याद रखिएगा अकबर के भी दरबार में नवरत्न रहते थे। ठीक है, अगर हम बात करें, कभी कोई पूछ लिया जाता कालिदास किसके दरबार में रहते थे, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, पूछ लिया जाता है। ठीक है, कालिदास किसके दरबार में रहते थे, याद रखिएगा कालिदास किसके दरबार में रहते थे, तो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहते थे। ठीक है, चलिए अगर हम बात करें यहाँ पे समुद्रगुप्त के बारे में, समुद्रगुप्त कौन है, तो देखिए समुद्रगुप्त को पूछा जाता है किस शासक को बिना बजाते हुए सिक्का पे दर्शाया गया है। किस शासक को बिना बजाते हुए सिक्का पे दर्शाया गया है, तो समुद्रगुप्त को बिना बजाते हुए सिक्का पे दिखाया गया है। बात कर ले श्रीगुप्त का, तो देखिए यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि गुप्त वंश के संस्थापक कौन है। गुप्त वंश के संस्थापक कौन है, तो याद रखिएगा श्रीगुप्त। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 72 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 73 क्यों चलते हैं। 73 नंबर प्रश्न क्या कहता है, देखिए 73 नंबर प्रश्न है आपका, सिराजुद्दौला किस युद्ध में अंग्रेजों से पराजित हुआ था। ठीक है, तो सिराजुद्दौला जो था किस युद्ध में अंग्रेजों से पराजित हो गया था, तो याद रखिए प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला अंग्रेजों से पराजित हो गया था। पूछा जाता है प्लासी का युद्ध कब हुआ था, तो याद रखिएगा बाई डेट। ठीक है, इसको आप लोग बाई डेट याद रखिएगा, 23 जून कब हुआ था, तो 23 जून 1757 में आपका प्लासी का युद्ध हुआ था। ठीक है, चलिए बक्सर का युद्ध तो 1764 में हुआ था, ये आपको पता होना चाहिए। वनडिवास का युद्ध 1860 में हुआ था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 74 की ओर चलते हैं। 74 की ओर क्या बोला जाता है, देखिए 74 प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा 1857 के विद्रोह का परिणाम था। ठीक है, तो 1857 के विद्रोह का परिणाम कौन सा था, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आइए पहले देख लेते हैं। क्या जा रहा है, ईस्ट इंडिया कंपनी की शक्तियों को ब्रिटिश क्राउन में हस्तांतरित कर दिया गया था, तो ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन नंबर आपका 74 का ये बिल्कुल सही हो जाएगा।
आइए 75 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 75 नंबर प्रश्न क्या कहता है, देखिए प्रश्न 75 नंबर प्रश्न है आपका, वास्को डिगामा का मकबरा, ठीक है, भारत के निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है। वास्को डिगामा के बारे में आप लोग भली बात जानते हैं। वास्को डिगामा भारत कब आया था, तो याद रखिएगा 17 मई, कभी कभी आपसे बाई डेट पूछ लिया जाएगा। 17 मई 1498 में वास्को डिगामा भारत आया था। जब ये भारत पहुंचा था तो इसका स्वागत कौन किया था, तो भी जानते हैं, जेमोरिन नाम का एक व्यक्ति था जो इसका स्वागत किया था। ठीक है, चलिए, तो वही पूछ रहा है कि वास्को डिगामा का मकबरा जो है भारत में कहाँ पे है। ठीक है, तो वास्को डिगामा का मकबरा भारत में कहाँ पे है, तो याद रखिएगा कोची केरल में है। वास्को डिगामा सबसे पहले कहाँ पहुंचा था, तो कालीकट केरल में ही पहुंचा था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 क्या कह रहा है, देखिए कहता है कि रंगराजन आयोग की सिफारिश के आधार पर एक अधिसूचना द्वारा 2005 में निम्नलिखित में से किसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, तो किसकी स्थापना की गई थी, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो याद रखिएगा राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग की स्थापना किया गया था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 77 क्यों चलते हैं। 77 नंबर प्रश्न आपका क्या कहता है, देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है। ठीक है, कौन गलत है ये आपको बताना है। चलिए देखते हैं, कहता है कि रायगढ़ का किला महाराष्ट्र में है, तो बिल्कुल सही है। जूनागढ़ का किला कर्नाटक में है, तो बताइए जूनागढ़ का किला क्या कर्नाटक में है, तो बिल्कुल गलत, ये आपका गलत हो जा रहा है, यानी कि यही गलत है। जूनागढ़ का किला जो है ये आपका राजस्थान के बीकानेर जिला में है, याद रखिएगा राजस्थान के, ठीक है, राजस्थान के उधर न रखिएगा, बीकानेर जिला में, बीकानेर, राजस्थान के बीकानेर जिला में है क्या, तो जूनागढ़ का किला। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब फिर क्या है, मेहरानागढ़ का किला कहाँ है, तो राजस्थान में, तो बिल्कुल सही है, ये भी सही है। ठीक है, लेकिन यहाँ आपको गलत पूछ रहा था ना, तो इसका राइट आंसर यही हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जूनागढ़ का किला कर्नाटक में नहीं, कहाँ है, तो राजस्थान में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 28 के चलते हैं। 28 नंबर प्रश्न क्या कहता है, 1857 के पाइक विद्रोह का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया था। ठीक है, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, याद रखिएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो याद रखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी। ठीक है, बख्शी जगबंधु विद्याधर ने किया था। चलिए अगर हम बात कर ले थोड़ा सा पाइक विद्रोह, तो पाइक विद्रोह कहाँ हुआ था, तो याद रखिए ये आपका उड़ीसा में हुआ था। ठीक है, पाइक विद्रोह कहाँ हुआ था, उड़ीसा में। अभी कब से कब तक चला था, तो याद रखिए 1817 से लेके ये 1825 तक विद्रोह चला था। ठीक है, ये भी डेट आपको याद रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 की चलते हैं। 29 नंबर प्रश्न क्या कहता है, देखिए रमदान या रमजान इस्लामिक कैलेंडर का डैश महीना है और दुनिया भर के मुसलमानों द्वारा इसे उपवास के महीने के रूप में मनाया जाता है। मतलब पूछा जा रहा है रमजान इस्लामिक कैलेंडर के अनुसार किस महीना का पर्व आता है, तो याद रखिएगा ये जो है आपका 9वां महीना का आता है। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगर हम बात कर लें जो रमजान जो होता है ना, देखिए ये इन लोग का मुसलमान लोग का पर्व है, ये आपका 30 दिनों का होता है, मतलब कि 1 महीना का होता है। ठीक है, अगर हम बात कर ले, इसमें एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि मुसलमान लोग जो उपवास करते हैं, जैसे आप देखें एक इन लोग 30 दिन उपवास करते हैं और शाम के समय में खाना ना खाते हैं, तो जो उपवास करते हैं तो उसी को, ठीक है, अरबी भाषा में क्या कहा जाता है। ठीक है, मुसलमान लोग जो उपवास करते हैं जो उसे अरबी भाषा में क्या कहा जाता है, तो याद रखिएगा सोम कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है, तो सोम कहा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 80 क्यों चलते हैं। 80 नंबर प्रश्न क्या कहता है, देखिए 80 नंबर प्रश्न है आपका, यहूदियों के कौन से पर्व को रोशनी का पर्व कहा जाता है। ठीक है, तो कौन से पर्व कहा जाता है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, हनुक्का पर्व को कहा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 81 क्यों चलते हैं। 81 नंबर प्रश्न क्या कहता है, देखिए 81 नंबर में कि बाइबिल में कितने नियम होते हैं, तो याद रखिए बाइबिल में 2 नियम होते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 82 क्यों चलते हैं। 82 नंबर प्रश्न क्या कहता है, आइए इस्लाम डैश में अरब में पैगंबर मोहम्मद द्वारा प्रचारित एक प्रमुख विश्व धर्म है। ठीक है, तो कब था, तो याद रखिए 7वीं शताब्दी में। ऑप्शन नंबर ये आपको बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 83 क्यों चलते हैं। आइए 83 नंबर प्रश्न क्या कहता है, देखिए अभी हम लोग का हिस्ट्री चल रहा है, हिस्ट्री के बाद हम लोग ज्योग्राफी को देखेंगे, इसके बाद फिर पॉलिटी को देखेंगे, फिर इसके बाद हम इकोनॉमिक्स को देखेंगे। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन नंबर देखें 83 नंबर प्रश्न क्या कहता है कि क्राइस्ट चर्च जिसे पूर्वोत्तर भारत का प्राचीनतम चर्च माना जाता है वो किस पूर्वोत्तर शहर में स्थित है। ठीक है, तो ये कहाँ स्थित है, तो इसका राइट आंसर याद हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गुवाहाटी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 84 क्यों चलते हैं। 84 नंबर प्रश्न क्या कहता है, देखिए कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सुमलित है, मतलब कौन सुमलित है, तो आइए देखते हैं। कहता है कि हाथी का गुफा, तो क्या ये खारवेल मतलब कलिंग नरेश खारवेल से संबंधित है, तो बिल्कुल सही है। हाथी गुफा जो है
ये अभिलेख जो है कलिंग नरेश खारवेल से संबंधित है। दूसरा कहा था एहोल अभिलेख का संबंध किससे है, तो पुलकेशिन द्वितीय से है, तो बिल्कुल सही है। एहोल अभिलेख का संबंध पुलकेशिन द्वितीय से, ये भी सही है। जूनागढ़ अभिलेख अभी जस्ट आप लोग पीछे पढ़ेंगे, तो जूनागढ़ तो ये रुद्रदामन से, जो कि आपका राजस्थान में है, ठीक है, बीकानेर में से अभिलेख प्राप्त हुआ है। तो जूनागढ़ को ही हम लोग गिरनार अभिलेख भी बोलते हैं, कभी कोई पूछ लिया जाए जूनागढ़ या गिरनार अभिलेख किससे संबंधित है, तो रुद्रदमन से, ठीक है, याद रखिएगा। यानी कि ऑप्शन ए बी सी सब सही है, तो यानी कह सकते हैं इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। अच्छा, कुछ और भी अभिलेख हैं जो आपको जानना है, ठीक है। देखिए, एक पूछा जाता है कि प्रयाग स्तंभ लेख किससे संबंधित है, प्रयाग स्तंभ लेख किससे संबंधित है, तो याद रखिएगा समुद्रगुप्त से, ठीक है। एक पूछा जाता है कि भीतरी एवं जूनागढ़ अभिलेख, अभी क्या पढ़ा है, जूनागढ़ अभिलेख पढ़े। एक है आपका भीतरी एवं जूनागढ़ अभिलेख पूछेगा तो स्कंदगुप्त से, ठीक है। चलिए, हो गया यहाँ तक। अगला क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 85 क्या है, आइए। 85 में प्रश्न बोलता है सारिपुत्र प्रकरण निम्न में से किसकी रचना है, ठीक है। तो ये किसकी रचना है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 85 का, तो देखिए इसमें आपका नहीं दिया हुआ है, ठीक है। तो इसका हम आपको बता देते हैं, इसका जो रचना है अश्वघोष। कौन है, अश्वघोष। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है। सारिपुत्र प्रकरण जो है वो अश्वघोष की रचना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 86 नंबर प्रश्न क्या बोलता है, देखिए 86 नंबर प्रश्न है आपका यहाँ पे कि सुशर्मन मगध पर शासन करने वाले निम्न में से किस वंश का अंतिम शासक थे। यहाँ पे फोकस कीजिएगा, आपसे पूछ रहा है अंतिम शासक था, ठीक है। तो कौन था, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो देखिए इसमें भी नहीं दिया हुआ। इसे जो अंतिम शासक थे उनका नाम था आपका कण्व वंश, ठीक है। कौन वंश, तो कण्व वंश, ठीक है। तो इस हिसाब से इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 87 के चलते हैं। 87 प्रश्न क्या कहता है, देखिए चलिए इसको थोड़ा सा अगर हम एक बार दिखा दें। अगर बात करें शिशुनाग वंश, ठीक है, तो पूछा जाता है कि शिशुनाग वंश का संस्थापक कौन था, तो शिशुनाग ही था, ठीक है। शुंग वंश, कभी कभी ये भी पूछ लिया जाएगा कि शुंग वंश का संस्थापक कौन था, तो याद रखिएगा पुष्यमित्र शुंग, ठीक है, पुष्यमित्र शुंग। शुंग वंश का संस्थापक कौन था, तो पुष्यमित्र शुंग, ठीक है। चलिए अगर हम बात कर ले यहाँ पे नंद वंश का, देखिए नंद वंश से 2 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट पूछा जाता है। नंद वंश से 2 क्वेश्चन, पहला कि नंद वंश का अंतिम शासक कौन था, नंद वंश का अंतिम शासक कौन था, तो याद रखिएगा घनानंद। नंद वंश का अंतिम शासक जब भी पूछे तो याद रखिएगा घनानंद, ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है नंद वंश का, ठीक है, संस्थापक कौन था। नंद वंश का संस्थापक पूछेगा तो याद रखिएगा महापदानंद, ठीक है, महापदानंद। तो ये दोनों क्वेश्चन नंद वंश से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नंद वंश से अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो यही दो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है। पहला कि नंद वंश का संस्थापक कौन था, तो याद रखना आप लोग को महापदानंद, और नंद वंश का अंतिम शासक कौन था, तो घनानंद, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 87 की ओर। 87 प्रश्न क्या कहता है, देखिए 87 नंबर प्रश्न है आपका कि सुदर्शन झील का निर्माण निम्न में से किस शासक के काल में हुआ था, ठीक है। तो सुदर्शन झील का निर्माण किस शासक के काल में हुआ था, तो याद रखिएगा ये आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चंद्रगुप्त मौर्य के काल में हुआ था। अगर हम चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में बात करें तो मोस्ट इंपोर्टेंट VVI क्वेश्चन आपको हम बताने जा रहे हैं, जो कि बीपीएससी टीआरई 3 में पूछा हुआ है कि पूछा जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य को, ठीक है, सेंड्रोकोटस किसने कहा था। चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटस किसने कहा था, तो जस्टिन ने कहा था। फिर एक क्वेश्चन और रहता है कि चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटस की पहचान किसने किया था, ठीक है। तो विलियम जोन्स जो था चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटस के रूप में पहचान किया था, ठीक है। आपका टीआरई 1 में भी पूछा हुआ क्वेश्चन था कि सेंड्रोकोटस किससे कहा गया है, तो चंद्रगुप्त मौर्य को कहा गया, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 88 की ओर चलते हैं। देखिए 88 नंबर प्रश्न क्या कहता है कि कश्मीर के इतिहास को बताने वाला राजतरंगिणी शीर्षक वाले साहित्य की रचना से संबंधित व्यक्ति निम्न में से कौन से थे, ठीक है। तो कौन है, तो देखिए ऐसे तो आपको पता होगा राजतरंगिणी पुस्तक के लेखक कौन है, तो कल्हण है, ठीक है। लेकिन इसका राइट आंसर क्या आंसर हो जाएगा, ए बी और सी तीनों है, क्योंकि इसको कई खंडों में बांटा गया, राजतरंगिणी को कई खंडों में बांटा गया है, ठीक है। चलिए इसमें कश्मीर के इतिहास को बताने का कार्य चलता है। अगला क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 89 क्या है, तो देखिए 89 प्रश्न कहता है गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक शासक कौन था। तो गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक कौन था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका नागभट्ट प्रथम। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 90 को चलते हैं। 90 नंबर प्रश्न क्या कहता है, देखिए 90 नंबर प्रश्न आपका इंडो ग्रीक शासक डेमोट्रियस का शासनकाल कब तक का था, ठीक है। तो याद रखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ए, 2वीं सदी ईसा पूर्व के प्रारंभिक चरण में, ठीक है। देखिए ये जो है ना, आपको एक मिनट
ई, इसका राइट आंसर तो यही हो जाएगा। ये जो है ना डेमोट्रियस, ये जो था भारत में प्रथम ग्रीक शासक था। पूछा जाता है कि भारत में प्रथम ग्रीक शासक कौन था, तो डेमोट्रियस था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपका 91 नंबर क्या कहता है कि प्रातंग प्रथम दक्षिण भारत के निम्न में से किस राजवंश का शासक था। ठीक है, तो प्रातंग प्रथम जो था दक्षिण भारत में किस राजवंश का शासक था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका चोल। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए चोल से एक दो क्वेश्चन आप याद रखिएगा। पहला प्रश्न पूछा जाता है कि चोल वंश के संस्थापक कौन था। ठीक है, चोल वंश के संस्थापक कौन था, तो याद रखिएगा विजयालय। ठीक है, चोल वंश के एक मिनट, संस्थापक कौन था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका विजयालय। ठीक है, विजयालय। चलिए अच्छा, यहाँ से क्वेश्चन आपका क्या बनता है, ठीक है याद रखिएगा। देखिए पूछा जाता है कि चोल वंश की राजधानी कहाँ थी, चोल वंश की राजधानी कहाँ थी, ये क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये कभी कभी पूछ लिया जाता, तो याद रखिए चोल वंश की राजधानी कहाँ थी, तंजौर। ठीक है, या इसी को और एक नाम से जाना जाता था, ठीक है, तंजावुर। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए राजधानी था तंजौर या तंजावुर। चलिए अगला क्वेश्चन, अगर चोल वंश के और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बता दें तो याद रखिएगा, पूछा जाता है आपका कि किस चोल शासक ने, ध्यान से दिए टीआरई 3 का पूछा हुआ क्वेश्चन 9-10 का हम बताने जा रहे हैं आप लोग। ठीक है, टीआरई 3 में 9 to 10 में पूछा हुआ प्रश्न था चोल वंश से कि किस चोल शासक ने अपनी राजधानी में राजराजेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था। किस चोल शासक ने अपनी राजधानी में राजराजेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था, ये 9 to 10 में टीआरई 3 में पूछा हुआ प्रश्न है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राजराज प्रथम। ठीक है, क्या हो जाएगा, तो राजराज प्रथम हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब अगला प्रश्न की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 92 की ओर। देखिए 92 नंबर प्रश्न क्या कहता है, यहाँ पे देख सकते हैं, कहा जा रहा है कि कार्कटिक वंश निम्न में से किस क्षेत्र पर शासन करने वाला एक राजवंश था। ठीक है, तो किस वर्ष, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका कश्मीर। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 93 को चलते हैं। 93 में प्रश्न क्या कहता है, देखिए अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबाना नहीं भूलिएगा। ठीक है, और अपने मित्र लोग के पास जरूर शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि आज हम लोग 6 to 8 का करने वाले हैं। ठीक है, जैसे ही ये खत्म होगा तो फिर हम लोग 9 to 10 का भी शुरू करने वाले हैं। वैसे अगर आप 6 to 8, 9, 10 दोनों के स्टूडेंट हैं तो ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। इससे आपको डबल फायदा होगा कि आपका 6 to 8 का भी तैयार होगा और 9, 10 में भी सारा क्वेश्चन समझिए कि 9, 10, 11, 12 का ही है। ठीक है, ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं ना, ये सब आपको 9, 10 में भी पढ़ना है। ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ 6 to 8 वाला अलग है और 9, 10 का अलग पढ़ना है, सब आपको सेम पढ़ना है। तो इतिहास, ज्योग्राफी और जो भी आपका हो, पॉलिटी हो, तो आप एकदम 6 से लेकर एकदम 10 तक का पढ़ जाइए। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं। चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 93 नंबर क्या कहता है। देखिए 93 में प्रश्न कहता है कि पुरी के जगन्नाथ मंदिर का निर्माण निम्न में से किस शासक द्वारा किया गया था। ठीक है, तो किस शासक के द्वारा किया गया था, तो इसका आंसर हो जाएगा क्या आपका, इसमें नहीं दिया हुआ। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, लेकिन आप नाम याद रखिएगा, आपको हम बता देते हैं, अनंत। ठीक है, किनके द्वारा किया गया था, तो अनंत वर्मन चोड़ के द्वारा। ठीक है, अनंत वर्मन चोड़, याद रखिए अनंत वर्मन चोड़ के द्वारा पुरी के जगन्नाथ मंदिर का निर्माण किया गया था। ठीक है, चलिए थोड़ा सा इसको छोटा कर लेते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 94 की ओर चलते हैं। 94 नंबर प्रश्न क्या कहता है, कहा जा रहा है कि आगरा के निकट, ठीक है, फतेहपुर सीकरी शहर का निर्माण निम्न में से किस शासक ने करवाया था। ठीक है, तो किस शासक ने करवाया था, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अकबर। ठीक है, अब देखिए यहाँ से तो 3 पॉइंट आपको याद रखना है। ठीक है, क्या क्या याद रखना है, इसका राइट आंसर अकबर हो गया है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, अकबर के बारे में क्या क्या याद रखना है। देखिए सबसे पहले पूछा जाता है, ठीक है, आप लिखिएगा क्योंकि हम यहाँ पे क्वेश्चन नहीं लिख पाएंगे। ठीक है, पूछा जाता है कि दीन ए इलाही, देखिए ये क्वेश्चन पूछा जाता है दीन ए इलाही, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, दीन ए इलाही, ठीक है, दीन ए इलाही धर्म की स्थापना, ठीक है, कब हुआ था, सबसे पहले कि कब हुआ था, तो याद रखिएगा इसकी स्थापना जो था 1582 में हुआ था। दीन इलाही धर्म की स्थापना कब हुआ था, 1582 में हुआ था। और इसी से रिलेटेड एक प्रश्न और याद रखिएगा, इसी से रिलेटेड एक प्रश्न और याद रखिएगा, क्या याद रखना है कि दीन ए इलाही, ठीक है, इसी से एक याद रखिएगा, दीन ए इलाही, ठीक है, दीन ए इलाही, ठीक है, दीन ए इलाही धर्म को स्वीकार करने वाला प्रथम एवं अंतिम हिंदू कौन था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, दीन ए इलाही धर्म को स्वीकार करने वाला प्रथम एवं अंतिम हिंदू कौन था, तो उसका नाम याद रखिएगा, कौन था, तो बीरबल। ठीक है, कौन था,
तो बीरबल था। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दीन इलाही धर्म की स्वीकार करने वाला प्रथम एवं अंतिम हिंदू कौन था? तो बीरबल था। दीन इलाही धर्म की शुरुआत कब हुआ था? तो 1582 में हुआ था। ये 2 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। चलिए अगर हम बात कर ले अकबर के बारे में, ठीक है, तो दीन इलाही धर्म की शुरुआत अकबर ने किया था, ये भी याद रखिएगा। अकबर का जन्म कब हुआ था? तो याद रखिएगा 1542 में अमरकोट में हुआ था। ठीक है, कहाँ हुआ था? अमरकोट में हुआ था। लेकिन इस बार टीआरई 3 में 9 to 10 में क्वेश्चन पूछा गया था। आपको बता दें टीआरई 3 में, ठीक है, टीआरई 3 में 9 to 10 में प्रश्न पूछा गया था कि अकबर का जन्म जो था किस राजपूत शासक के दरबार में हुआ था। सोचिए कहाँ से इसको घुमा कर पूछा गया। अकबर का जन्म किस राजपूत शासक के दरबार में हुआ था? 9 to 10 में क्वेश्चन पूछा गया है इस बार टीआरई 3 से। सोचिए तो किस राजपूत शासक के दरबार में हुआ था? तो याद रखिएगा राणा वीरसाल के, मतलब इसमें राजपूत शासक के कौन थे? तो राणा वीरसाल थे। ठीक है, राणा वीरसाल के महल में हुआ था, कभी उसका शासक थे, याद रखिएगा। ये वहाँ का मतलब ये राजपूत शासक के दरबार में हुआ था अकबर का जन्म। ठीक है, और एक क्वेश्चन पूछा गया था कि अकबर का जो जन्म हुआ था, ठीक है, कहाँ पे मतलब हुआ था, या याद रखिएगा नहीं सॉरी, कहाँ पे हुआ था वो नहीं, अकबर का, हाँ, अकबर का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था, ये क्वेश्चन पूछा था। टीआरई 3 का पूछा हुआ बता रहे हैं हम। अकबर का राज्याभिषेक कब हुआ था, कहाँ हुआ था? तो कलानौर में, पंजाब के, याद रखिएगा। अकबर का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? तो पंजाब के कलानौर में हुआ था। ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा और बात कर ले अकबर के बारे में। पूछा जाता मजहर की घोषणा, ये भी टीआरई 3 में पूछा क्वेश्चन बता रहे हैं आपको। लीजिए और एक क्वेश्चन टीआरई 3 में, मजहर, ठीक है, मजहर की घोषणा कब हुआ था? तो याद रखिएगा 1579 में हुआ था मजहर की घोषणा। जजिया कर को अकबर ने कब समाप्त कर दिया? जजिया कर को अकबर ने कब समाप्त कर दिया था? तो 1564 में, याद रखिएगा। जजिया कर को अकबर ने कब समाप्त कर दिया? 1564 में। और दास प्रथा का अंत कब हुआ था? तो 1562 में, ये भी याद रखिएगा। दास प्रथा का अंत कब हुआ था? 1562 में। जजिया कर को कब समाप्त कर दिया था अकबर? 1564 में। ठीक है, चलिए इतना क्वेश्चन आपको अकबर से बहुत ऐसे क्वेश्चन है जो पूछा जाता है। एक बार तो ये भी टीआरई में पूछ लिया कि अकबर का अंतिम विजय अभियान कौन सा था? अकबर का अंतिम विजय अभियान कौन सा था? तो असीरगढ़ का युद्ध जो था वो अंतिम अभियान था। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, फिलहाल ज़्यादा टाइम हो जाएगा। आइए अलबरूनी, देखिए 95वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अलबरूनी कब भारत आया था? ठीक है, तो अलबरूनी जो था ये कब भारत आया था? तो याद रखिएगा 11वीं सदी के पूर्वार्ध में अलबरूनी भारत आया था। अगर हम बात कर ले अलबरूनी के बारे में, 2 क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अलबरूनी से 2 ही क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, 2 क्वेश्चन आपको याद होना चाहिए। पहला कि अलबरूनी किसके शासनकाल में भारत आया था? अलबरूनी किसके शासनकाल में भारत आया था, ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है, महमूद कौन था? तो किसके शासनकाल में? तो महमूद गजनवी के शासनकाल में ही भारत आया था। अलबरूनी किसके शासनकाल में भारत आया था? महमूद गजनवी के शासनकाल में भारत आया था। इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट पूछा जाता है कि किताब उल हिंद, देखिए किताब उल हिंद, किताब उल हिंद जो पुस्तक है, किताब उल हिंद पुस्तक के लेखक कौन है? तो अलबरूनी। ठीक है, किताब उल हिंद का ही और एक नाम दे दिया जाता है तहकीक ए हिंद। ठीक है, ये भी याद रखिएगा, कभी कभी किताब उल हिंद नहीं देगा लेकिन दे देगा तहकीक। ठीक है, तहकीक ए हिंद, तो तहकीक ए हिंद पुस्तक के लेखक कौन है? तो अलबरूनी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अलबरूनी किसके शासनकाल में भारत आया था? मोहम्मद गजनवी। किताब उल हिंद या तहकीक ए हिंद किसकी पुस्तक है? अलबरूनी का। ये क्वेश्चन आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 96 को चलते हैं। 96 में प्रश्न क्या कहता है, देखिए कि विजयनगर पर शासन करने वाले वंशों के क्रम में पहले से बाद के रूप में कौन सही विकल्प है? पहले से बाद के रूप में। ठीक है, तो आइए तो इसका आज क्या हो जाएगा, देखिए पहले संगम, फिर सालू, फिर टुल्लू, फिर अरविडू। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 97 की ओर चलते हैं। 97 नंबर प्रश्न क्या कहता है, देखिए 97 नंबर प्रश्न है आपका, स्थापना वर्ष के आधार पर बिहार के निम्न दिए गए क्रांतिकारी संगठनों को पहले से बाद के क्रम में सजाने वाले विकल्प का चयन करें। मतलब पहले से बाद के क्रम में, तो पहले कौन हुआ, उसके बाद कौन हुआ, उसके बाद कौन हुआ। तो सबसे पहले देखिए, सबसे पहले अगर हम बात कर लें तो यहाँ देखिए पटना में अनुशीलन समिति की शाखा, ये सबसे पहले हुआ था, जो कि आपका 1913 में, ठीक है, सचिंद्र नाथ सन्याल के द्वारा किया गया था 1913 में। दूसरी बात अगर देखें तो फिर आपका पटना युवा संघ की स्थापना हुआ था। पटना युवा संघ की स्थापना कब हुआ था? तो 1927 में हुआ था। अगर हम बात कर ले पाटलिपुत्र युवक संघ, तो इसकी स्थापना कब हुआ था? तो 1929 में हुआ था। कब हुआ था? तो 1929 में हुआ था। ठीक है, तो पहला देखिए, पहले नंबर पर कौन हो जाएगा? तो 1913, फिर आपका हो जाएगा 27, तब हो जाएगा 1929।
यानी कि 3-2-1, तो 3-2-1 ऑप्शन नंबर देख लीजिए कौन में है, ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 98 क्यों चलते हैं। 98 नंबर प्रश्न क्या कहता है, देखिए 98 नंबर प्रश्न को देखते हैं। क्या कहा जा रहा है कि भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान बिहार से संबंधित निम्नांकित तथ्यों की सही तथ्य की पहचान करना है कि सही तथ्य कौन सा है। ठीक है, आइए देखते हैं, इसमें आपका सही चुनना है। कहा क्या जा रहा है कि असहयोग आंदोलन के दौरान राजेंद्र प्रसाद ने अपनी वकालत छोड़ दी थी, तो बिल्कुल सही बात कहा जा रहा है। असहयोग आंदोलन के समय जो राजेंद्र प्रसाद जो थे वो अपनी वकालत छोड़ दिया था। असहयोग आंदोलन के दौरान जयप्रकाश नारायण ने पटना कॉलेज छोड़ दिए, तो ये भी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी भी आपका सही है। तीसरा कहा जा रहा है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बलदेव सहाय ने महाधिवक्ता के पद से इस्तीफा दे दिया था, तो ये भी बिल्कुल सही है। यानी कि ए और बी और सी तीनों का तीनों सही है, तो हम कह सकते हैं इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 99 क्यों चलते हैं। 99 नंबर प्रश्न क्या कहता है, देखिए कि ब्रिटिश शासन के काल में कलकत्ता मदरसा की स्थापना कब और किसके द्वारा की गई थी। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एकदम वीवाई कर लीजिएगा। ठीक है, तो ब्रिटिश शासन के काल में कलकत्ता मदरसा की स्थापना कब और किसके द्वारा किया गया था, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 1781 में वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा किया गया था। ठीक है, चलिए अगर हम थोड़ा सा बात कर ले वारेन, देखिए इस सब का कार्यकाल आपको याद रखना बहुत जरूरी है। वारेन हेस्टिंग कब से कब तक थे, ठीक है, तो याद रखिएगा इनका जो कार्यकाल था आपका 1774 से लेके, ठीक है, 1785 तक आपका वारेन हेस्टिंग्स थे। अगर लॉर्ड कॉर्नवालिस की हम बात करें ये कब से कब तक थे, तो याद रखिए 1786 से लेकर 1793 तक, और फिर इस्तीफा देकर फिर एक बार बने थे 1805 तक। ठीक है, याद रखिएगा 1786 लॉर्ड कॉर्नवालिस 1786 से लेकर 1793 तक, उसके बाद 1805 तक। लॉर्ड वेल्जली की बात करें हम, तो लॉर्ड वेल्जली कब से कब तक रहते हैं, तो याद रखिए 1798 से लेकर वारेन हेस्टिंग्स के सॉरी लॉर्ड वेल्जली कॉर्नवालिस के बाद आए थे कौन, नहीं छोड़िए यहीं से देखिए, लॉर्ड वेल्जली का शासनकाल याद रखिएगा 1798 से लेकर ठीक है, ये हो जाएगा आपका 1805 तक। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं। और देखिए यहाँ से पूछा जाता है कि वेल्जली से क्वेश्चन पूछा जाता है कि सहायक संधि की पद्धति किसने किया था, तो वेल्जली ने। ठीक है, और एक क्वेश्चन और याद रखिएगा आप लोग, वारेन हेस्टिंग्स से पूछा जाता है कि भारत का पहला समाचार पत्र जो था द बंगाल गजट किसके शासनकाल में हुआ था, तो वारेन हेस्टिंग्स में। और द बंगाल गजट के जो था इसके लेखक कौन थे, तो जेम्स हिक्की। ठीक है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 100 क्यों चलते हैं। 100 नंबर प्रश्न क्या कहता है, देखिए 100 नंबर प्रश्न है आपका कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के अंतिम चरण में CR फॉर्मूला किस वर्ष प्रस्तुत किया गया था। ठीक है, तो CR फॉर्मूला जो था वो किस वर्ष प्रस्तुत किया गया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1944 में, ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 101 क्यों चलते हैं। 101 नंबर प्रश्न क्या कहता है, देखिए 101 नंबर प्रश्न है आपका कि स्वामी सहजानंद सरस्वती द्वारा किस वर्ष बिहार में बकासत भूमि आंदोलन संगठित किया गया था। ठीक है, तो किस वर्ष किया गया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, 1937 से लेकर 1938 ईस्वी में। ठीक है, चलिए अगर हम थोड़ा सा बात कर ले आपका स्वामी सहजानंद सरस्वती के बारे में, तो याद रखिएगा अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम अध्यक्ष पूछा जाता है। अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, ठीक है, तो याद रखिए स्वामी सहजानंद सरस्वती। ठीक है, और ये कब किए थे, स्थापना 1936 में लखनऊ में आयोजित हुआ था। अखिल भारतीय किसान सभा का आयोजन कहाँ हुआ था, लखनऊ में 1936 में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 102 क्यों चलते हैं। 102 नंबर प्रश्न क्या कहता है, देखिए कहा जा रहा है क्रिस्टोफर कोलंबस 1492 में अमेरिका का महान खोजकर्ता किस देश के द्वारा वित्त पोषित किया गया था। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आपका पूछा हुआ है 19th में, किस देश के द्वारा वित्त पोषित किया गया था, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, स्पेन के द्वारा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्यों चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 103 की ओर। 103 नंबर प्रश्न क्या कहता है कि बोस्टन की टी पार्टी इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना किससे संबंधित है। ठीक है, तो ये किससे संबंधित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित है। अच्छा, बोस्टन की टी पार्टी घटना कब घटी, ये भी याद रखिएगा 16 दिसंबर, ये डेट आपको याद रखना, 16 दिसंबर 1773 में। ठीक है, 16 दिसंबर 1773 में घटी थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 104 क्यों चलते हैं। 104 नंबर प्रश्न क्या कहता है, देखिए 104 नंबर प्रश्न है मित्र राष्ट्रों ने सर्वेश की संधि किस देश के साथ की थी। तो मित्र राष्ट्रों ने सर्वेश की संधि जो था वो किस देश के साथ किया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका टर्की के साथ। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 105 को चलते हैं। 105 नंबर प्रश्न क्या कहता है, देखिए
कि 1773 में फ्लाइंग शटल मशीन का आविष्कार किसने किया था? तो फ्लाइंग शटल मशीन का आविष्कार जो था वो आपका जॉन के ने किया था। ठीक है, अच्छा यहाँ से एक क्वेश्चन पूछता है जेम्स हारग्रीस से। ठीक है, स्पेनिंग जेनी, ठीक है, स्पेनिंग जेनी के आविष्कारक कौन थे? ठीक है, स्पेनिंग जेनी के आविष्कारक कौन थे? तो जेम्स हारग्रीस। और फ्लाइंग शटल बोलेगा तो जॉन के 1733 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 106 की ओर चलते हैं। 106 नंबर प्रश्न क्या कहता है, देखिए कि किस संधि के द्वारा 30 वर्षीय युद्ध की समाप्ति हुई थी? तो किस संधि के द्वारा 30 वर्षीय युद्ध की समाप्ति हुआ था? तो याद रखिएगा ये हो जाएगा आपका वेस्टफेलिया की संधि। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, 30 वर्षीय युद्ध कब से कब तक चला? तो याद रखिए 1618 से लेकर 1648 तक चला था। ठीक है, अब ये वेस्टफेलिया की संधि कब हुआ था? कभी कभी ये भी एक लाइन पूछ लिया जाएगा आपका कि वेस्टफेलिया की संधि कब हुआ था? तो याद रखिए 1648 में इसी संधि के तहत आपका 30 वर्षीय युद्ध को समाप्त कर दिया गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 107 को चलते हैं। 107 नंबर प्रश्न क्या कहता है कि पेरिस शांति सम्मेलन में इटली का प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो पेरिस शांति सम्मेलन इटली का प्रतिनिधित्व करने वाले कौन थे? तो याद रखिएगा ऑरलैंडो। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 108 की ओर चलते हैं। कहा जा रहा है वैंकूवर जाने के लिए कामागाटो मारो जो जहाज था किसने किराया पर लिया था? ठीक है, तो इसमें आपका ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिए आप लिख लीजिएगा, गुरुदंत सिंह ने। किसने किराए पर लिया था? तो गुरुदंत सिंह ने लिए थे। ठीक है, गुरुदंत सिंह। और कब लिए थे? तो ये भी याद रखिएगा 1914 में। कब लिए थे वो भी आपको बता देते हैं, 1914 में लिए थे किराया पर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 109 क्यों चलते हैं। 109 नंबर प्रश्न क्या कहता है, देखिए 109 नंबर प्रश्न आपका स्क्रीन पे है। कहा जा रहा है कि फ्रांसीसी क्रांति के समय फ्रांस का शासक कौन था? तो फ्रांसीसी क्रांति के समय फ्रांस का शासक कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लुई 16वां। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। लुई 16वां जो था फ्रांसीसी क्रांति के समय फ्रांस का शासक था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, आइए 110 नंबर क्वेश्चन क्यों चलते हैं। 110 नंबर प्रश्न है आपका कि जर्मनी के एकीकरण का वस्तुकार कौन था जो रक्त एवं लोह की नीति पर विश्वास करता था? ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए जर्मनी के एकीकरण का वस्तुकार कौन था जो रक्त एवं लोह पर विश्वास करता था? इसका नाम हो जाए कौन था? तो ओटोमन बिस्मार्क था। एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है क्या, तो देखिए यहाँ पे आपका रक्त एवं लोह है ना, एक क्वेश्चन होता है आपका लोह एवं रक्त। अभी सबके माइंड में क्वेश्चन घूम रहा होगा कि लोह एवं रक्त। ठीक है, लोह एवं रक्त, यहाँ पे पूछा गया रक्त एवं लोह। गौर कीजिएगा, यहाँ पे आपसे क्या पूछा जा रहा है, लोह रक्त एवं लोह की नीति। तो आप क्या बोल रहे हैं, रक्त एवं लोह की नीति, तो बिस्मार्क हो जाएगा। और जब पूछा जाए लोह एवं रक्त की नीति, तो याद रखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा बलवन। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बलवन। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको तुम वीवीआई कर लीजिएगा। चलिए कन्फ्यूजन हो जाता है कभी कभी। आइए क्वेश्चन नंबर, चलिए 110, क्वेश्चन नंबर 111 देखते हैं। 111 तो नहीं, 40 क्वेश्चन आपका हम लोग कवर कर चुके हैं इतिहास का। अब यहाँ से हम लोग भूगोल की ओर चलेंगे। भूगोल का हम लोग 40 क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं। ठीक है, चलिए अगर अभी तक आप हमारे वीडियो में बने हुए हैं तो वीडियो को लाइक करते चलिएगा। अगर आप अभी तक हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबाना नहीं भूलिएगा, क्योंकि जैसे ही हम 10 बजे आपको वीडियो अपलोड करें तो इसका नोटिफिकेशन जो है आप तक सबसे पहले पहुँचे। ठीक है, और इस बुक का पीडीएफ जो है, बार बार हम आपको बता रहे हैं, इस बुक का पीडीएफ आपको बुक लेने की ज़रूरत अब नहीं है। हम प्रत्येक दिन रात में 8 बजे, ठीक है, रात में 8 बजे हमारा टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। रात में 8 बजे हम प्रत्येक दिन इस बुक का एक सेट आपको भेजते जाएंगे। आप उस सेट को बना लीजिएगा और सुबह में 10 बजे आप उसका आंसर मिला लीजिएगा। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं यहाँ से। ज्योग्राफी क्या कहा जा रहा है, पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आइए। कहा जा रहा है कि मणिपुर जो भारत का एक राज्य है देश के डैश हिस्से में स्थित है। तो मणिपुर कहाँ स्थित है, ठीक है, किस हिस्से में, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, ये पूछा जा रहा है। तो सिंपल है, आपको भी पता है, ये आपका तो पूर्व में स्थित है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 72 क्यों चलते हैं। 72 नंबर प्रश्न क्या कहा जा रहा है, देखिए कि डैश भारत का राजस्थान प्रदेश में स्थित एक धार्मिक शहर है। कौन एक धार्मिक शहर है, तो आपको याद कीजिए पुष्कर का मेला लगता है। ठीक है, तो क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए पुष्कर मेला कहाँ लगता है, तो राजस्थान में। आइए क्वेश्चन नंबर 73 क्यों चलते हैं। 73 नंबर प्रश्न क्या कहता है, देखिए 73 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम बिंद श्रेणी से होता है। कौन सी नदी बिंद की श्रेणी से निकलती है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये इसका आपका हो जाएगा, चलिए तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बेतवा। बेतवा नदी जो है बिंद की श्रेणी से निकलती है। ठीक है, चलिए अगर हम बात कर लें, ठीक है, बेतवा नदी की सहायक नदी कौन है, याद रखिए बेतवा की सहायक नदी कौन है, तो ये हो जाएगा यमुना। ठीक है,
यमुना की सहायक नदी कौन, सॉरी उल्टा बोल दिए, यमुना की सहायक नदी कौन है, तो बेतवा है। ठीक है, चलिए अगर हम बात कर ले कि कावेरी के बारे में, कावेरी नदी से क्वेश्चन पूछा जाता है, शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पे बना हुआ है। ध्यान से सुनिएगा, शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पे बना हुआ है, तो कावेरी नदी पे। ठीक है, चलिए गोमती नदी, तो गंगा की सहायक नदी कौन है, तो गोमती आपकी गंगा की सहायक नदी है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 73 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। 74 नंबर क्वेश्चन क्यों चलते हैं, 74 नंबर प्रश्न क्या कहता है, देखिए 74 नंबर है, गंगा का निचला मैदान भारत के निम्नलिखित में से किस पड़ोसी देश तक विस्तृत है, मतलब कहाँ तक फैला हुआ है। ठीक है, तो 74 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका बांग्लादेश। चलिए क्वेश्चन नंबर 75 क्यों चलते हैं। 75 नंबर प्रश्न क्या कहा जा रहा है कि भारत में असुरक्षित प्रजाति हैं, तो भारत में असुरक्षित प्रजाति कौन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एशियाई हाथी भी असुरक्षित है, गंगे डॉल्फिन भी असुरक्षित है, काला हिरन जो है ये भी असुरक्षित है। चलिए क्वेश्चन नंबर, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। 76 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 76 नंबर प्रश्न क्या कहा जा रहा है, आइए, भारत में वन संसाधनों के ह्रास का प्रमुख कारण है, तो भारत में वन संसाधनों के ह्रास का प्रमुख कारण क्या है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका कृषि का विस्तार, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 77 क्यों चलते हैं। 77 नंबर प्रश्न क्या कहता है, देखिए कि नाथपा झाकरी परियोजना किस नदी पर है। ठीक है, तो ये किस नदी पर बना हुआ है, ये आपका सतलुज नदी पर बना हुआ है। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा चलिए, ये परियोजना जो है नाथपा झाकरी परियोजना, ये किस राज्य में है, कभी कभी ये भी पूछ लिया जाएगा, तो याद रखिए हिमाचल प्रदेश में। ये किस राज्य में है, तो हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 28 की ओर चलते हैं। 28 नंबर प्रश्न क्या कहता है, आइए देखिए 28 नंबर प्रश्न कहता है आपका कि बिहार में कौन सा थर्मल पावर प्लांट मौजूद है। तो आज सबको पता है बिहार में आपका बरौनी है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि बरौनी जो थर्मल पावर प्लांट है किस देश के सहयोग से मतलब चल रहा था, मतलब स्थापित किया गया था, तो याद रखिएगा रूस। ठीक है, किस देश के सहयोग से हुआ था, तो रूस। इसका संचालन कब हुआ था, तो 1962 में हुआ था। बरौनी थर्मल पावर प्लांट का संचालन कब हुआ था, तो 1962 में। किस देश के सहयोग से, तो रूस के सहयोग से। चलिए क्वेश्चन नंबर 79 की ओर चलते हैं। 79 नंबर प्रश्न क्या कहता है कि डैश भारत में एक प्रमुख शक्ति प्रदान करने वाला नियम है और इसके पास पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली 14001 के लिए ISO का प्रमाण है। ठीक है, तो कौन हो जाएगा, इसका राइट आंसर ये हो जाएगा आपका NTPC। ठीक है, अगर हम NTPC की बात करें तो NTPC की स्थापना आपका 1975 में हुआ था, ये याद रखिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 80 क्यों चलते हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 80 क्यों चलते हैं। 80 नंबर प्रश्न को देखिए, कहा जा रहा है कि कृषि रिपोर्ट 2017 के मुताबिक भारत विश्व में डैश के उत्पादन में दूसरा बड़ा देश था। ठीक है, अब बताना है 2017 के मुताबिक जो था भारत विश्व में किसके उत्पादन में दूसरा बड़ा देश था। ठीक है, तो देखिए जब कृषि रिपोर्ट आया हो तो उसमें तो ऐसा तो नहीं है कि एक ही पे आया होगा। चावल में भी भारत का स्थान दूसरा ही था, कपास में भी दूसरा था, गन्ना में भी दूसरा था, तो इसको हम कह सकते हो उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है, अगर आप जब NCERT पढ़िएगा, NCERT में इस लाइन को जब हम देखे थे NCERT में, ठीक है, तो वहाँ पे जस्ट NCERT अगर पढ़िएगा 10th क्लास का ज्योग्राफी, तो जस्ट वहाँ पे यही क्वेश्चन था कि कृषि रिपोर्ट 2017 के मुताबिक भारत विश्व में उत्पादन का दूसरा बड़ा देश कौन है, तो वहाँ पे सिर्फ आपका कपास दिया हुआ था। ठीक है, लेकिन अब इसको कहा नहीं जा सकता क्या सही होगा। अगर हम ये क्वेश्चन शायद BPSC पूछा भी था, ये क्वेश्चन आपका BPSC TRE 2 में पूछा हुआ था शायद, हाँ TRE 2 में क्वेश्चन पूछा हुआ, जिसका राइट आंसर BPSC शायद हम बोल रहे हैं कपास माना था। एक बार आप लोग इसको देख लीजिएगा। ठीक है, ऐसे इसमें तो आपका राइट आंसर एक से अधिक होना चाहिए। चलिए देखते हैं, इसको हम क्लियर कर देंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 81 क्यों चलते हैं। 81 नंबर प्रश्न क्या कहता है, देखिए किसानों के फायदे के लिए संस्थागत सुधार था, तो कौन सा सुधार था, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 81 का, तो भूमि सुधार, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका 82 नंबर, कहा जा रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन किस वर्ष आयोजित हुआ था। ये सबको पता है, अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन कब आयोजित हुआ था, तो 1992 में हुआ था। ठीक है, चलिए अगर हम बात करें पृथ्वी का, तो पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, विश्व पृथ्वी दिवस। ये पूछा जाता है, 12 पूछता है कि विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, तो 22 अप्रैल। ठीक है, विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, तो 22 अप्रैल को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 83 क्या बोल रहा है। 83 में प्रश्न है कि राष्ट्रीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था, तो याद रखिए ये आपका 1972 में लागू किया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 84 में प्रश्न करता है भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है,
तो भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 3.28 मिलियन वर्ग किलोमीटर। ठीक है, अगर पूछे भारत विश्व का कुल कितना प्रतिशत का क्षेत्रफल कितना है, तो याद रखिए 2.42, विश्व का क्षेत्रफल का कितना मात्रा है, तो 2.42% है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 85 नंबर प्रश्न क्या कहता है कि भारत में जल विद्युत ऊर्जा परियोजना द्वारा बिजली का कितना प्रतिशत योगदान होता है। ठीक है, तो कितना प्रतिशत का योगदान होता है, तो याद रखिएगा 22% का योगदान होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 86 की ओर चलते हैं। 86 नंबर प्रश्न क्या कहता है, आइए 86 नंबर प्रश्न है आपका कि भारत के जल जीवन मिशन के अनुसार प्रति व्यक्ति प्रतिदिन पेयजल आपूर्ति का कितनी आवश्यकता करते हैं। ठीक है, तो कितना करता है, तो 86 का राइट आंसर हो जाएगा 55 लीटर। ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 87 की चलते हैं। 87 नंबर प्रश्न क्या कहता है, आइए 87 प्रश्न है आपका अटल टनल की लंबाई कितनी है। ठीक है, तो अटल टनल की लंबाई कितनी है आपका, तो 9.02 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर आपका ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 88 की ओर चलते हैं। 88 नंबर प्रश्न क्या कहा जा रहा है, देखिए 88 नंबर प्रश्न है कि भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है। तो भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन है, तो याद रखिएगा मुंबई। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 89 नंबर प्रश्न क्या कहता है, देखिए निम्नलिखित में से किसको राष्ट्रीय राजमार्ग NW मतलब NW1 के नाम से जाना जाता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट VVI है। चलिए इसके बारे में आप लोग को डिटेल्स बता देते हैं। तो इसका पहले राइट आंसर क्या होगा वो देख लीजिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका इलाहाबाद से लेकर हल्दिया को माना जाता है। ठीक है, इसका राइट आंसर। अब देखिए ये तो NW1 पूछा है, अब आपसे NW2 पूछेगा, NW3 पूछेगा। ठीक है, तो NW2 याद रखिएगा। ठीक है, NW2 कहाँ से कहाँ तक है, तो ये जो लिखा हुआ है ये आपका ये, ठीक है, सादिया का धुबरी, सादिया से लेकर धुबरी कहाँ तक है, तो NW2। ठीक है, सादिया से धुबरी जो है ये राष्ट्रीय राजमार्ग NW2 है। जैसे हल्दिया से इलाहाबाद से हल्दिया हुआ वैसे ही NW2 कहाँ से कहाँ तक है, तो सादिया से धुबरी तक। अब बात कर NW3 का, NW3 आपका हो जाएगा कोट्टापुरम से लेकर कोल्लम तक, NW3। ठीक है, ये आपका जल मार्ग है। ठीक है, NW3 कहाँ से कहाँ तक हो जाएगा, तो कोट्टापुरम से लेकर कोल्लम तक हो जाएगा। ठीक है, याद रखिए NW1 बोलेगा तो हो जाएगा इलाहाबाद से हल्दिया, NW2 बोलेगा तो सादिया से धुबरी, NW3 पूछेगा तो कोट्टापुरम से कोल्लम तक। ठीक है, ऐसे करके NW4 भी है, NW5 भी है, उसके बारे में भी कभी आपको चर्चा कर लिया जाएगा, बता दिया जाएगा। चलिए ये क्वेश्चन को एकदम गोल कर दीजिएगा। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट VVI है। इसमें देखिए इसमें बहुत मतलब खेल हुआ था। कहा जा रहा था कि भारत में रेलवे को कितने जोनों में पुनर्गठित किया गया है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को जब आप NCERT बुक में देखिएगा, NCERT में, तो अगर पुराना डाटा के हिसाब से अगर आप चलते हैं, ठीक है, अच्छा, तो इसका राइट आंसर दिया हुआ NCERT में 16। ठीक है, लेकिन अगर इस बुक की अगर बात करते हैं, इस बुक में दिया है उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि अभी जो है रेलवे में कितने जोन है, तो 18 जोन है। ठीक है, अच्छा, अब आप बोलिए कि सर हम लोग कौन याद करें, तो आप लोग को क्या याद करना है, अब आप लोग दो चीज़ को मानिए। सबसे पहले NCERT को मानिए, NCERT को मानिए, और दूसरी बात कि यही क्वेश्चन BPSC TRE 2 और 3 में भी पूछा गया है। यही क्वेश्चन BPSC TRE 2 और 3 में भी पूछा गया है। शायद 3 में नहीं, लेकिन 2 में तो 100% है, कंफर्म है कि BPSC इस क्वेश्चन को TRE 2 में पूछा है। ठीक है, तो इसमें जब TRE 2 में पूछा गया तो BPSC जो है 16 आंसर माना है। जब BPSC पूछा, BPSC इसको 16 आंसर माना है। ठीक है, 3 में नहीं पता पूछा है कि नहीं पूछा है, लेकिन याद रखिए इसका राइट आंसर आपका 16 BPSC माना है। तो आपको BPSC के अनुसार अब NCERT बुक में भी आपको 16 ही दिया हुआ, 18 कहीं नहीं दिया हुआ। ठीक है, अब आपकी इच्छा, आपको जो मानना है वो मान लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 91 की ओर चलते हैं। 91 नंबर प्रश्न क्या कहता है, 1855 में भारत में पहली जूट मिल किस स्थान पर स्थापित की गई थी। ठीक है, तो किस स्थान पर स्थापित किया गया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रिसरा में। ठीक है, ये आपका कहाँ पे है, तो कलकत्ता में। ठीक है, ये आपका कलकत्ता में किया गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 92 की ओर चलते हैं। 92 में प्रश्न क्या कहता है, आइए देखते हैं। चलिए 92 में प्रश्न आपके स्क्रीन पे है, हम देख सकते हैं। चलिए कहा जा रहा है कि निम्न में से कौन नदी अलकनंदा में बाईं ओर से मिलती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट, देखिए कभी आपसे पूछ लेगा अलकनंदा में बाईं ओर से कौन मिलती है, कभी पूछ लेगा अलकनंदा में दाईं ओर से कौन मिलती है। ये कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन है। ठीक है, तो याद रखिए जब भी पूछेगा बाईं ओर से, ठीक है, तो बाईं ओर से कौन सी नदी मिलती है, तो याद रखिए बाईं ओर से मिलन नदी, इसमें बहुत हो जाएगा आपका धौली गंगा भी जो है, धौली गंगा बाईं ओर से मिलती है, नंदाकिनी भी बाईं ओर से मिलती है, पिंडार भी आपका बाईं ओर से मिलती है। ठीक है, लेकिन जब पूछेगा दाईं ओर से कौन सी नदी मिलती है,
ठीक है, ये तो बाईं हो गया। अगर हम पूछ दें कि अलकनंदा में दाईं ओर से कौन सी नदी मिलती है, दाईं ओर से जब पूछेगा तो याद रखिए मंदाकिनी। क्या याद रखना है? मंदाकिनी। ठीक है, मंदाकिनी नदी जो है ये दाईं ओर से मिलती है। बाईं ओर से बोलेगा तो धौलीगंगा, पिंडार और नंदाकिनी। बाईं ओर से बोलेगा तो सिर्फ मंदाकिनी। चलिए क्वेश्चन नंबर 93 की ओर चलते हैं। 93 में प्रश्न क्या कहता है, देखिए कि गुरु शिखर निम्न में से किस पर्वत या पठार का सर्वोच्च शिखर है। ठीक है, तो गुरु शिखर आपको भी पता है, ये आपका, ठीक है, अरावली पर्वत का सबसे ऊंचा शिखर है अरावली पर्वत का। अरावली पर्वत कहाँ है? तो राजस्थान में। ठीक है, चलिए अगर अरावली पर्वत की और हम बात कर लें तो ये राजस्थान राज्य में है। ठीक है, चलिए इसको यहीं रहने देते हैं। आगे देखिए पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट के बारे में आप लोग जानते होंगे, पश्चिमी घाट को सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन है? ठीक है, तो याद रखिएगा ये अनाई हो जाएगा। और अगर पूर्वी घाट की बात करें तो देखिए यहाँ पे थोड़ा पूर्वी घाट में चेंज हो गया है। आप लोग पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी महेंद्रगिरी पढ़े होंगे, लेकिन अब वो चेंज हो चुका है। पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी जो है महेंद्रगिरी नहीं है, अब याद रखा जिंदा। देखिए क्या याद रखना है? जिंदगढ़ा। ठीक है, थोड़ा सा नाम देख लीजिए, जिंदगढ़ा हो गया है। पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी जिंदगढ़ा हो गया। इसकी जो ऊंचाई की अगर हम बात करें ये 1690 मीटर है। ठीक है, 1690 मीटर। और ये किस राज्य में है? तो ये आपका आंध्र प्रदेश में हो जाएगा। ठीक है, ये आपका आंध्र प्रदेश में हो जाएगा। पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी जिंदागढ़ा, ये आपका 1690 मीटर है। अब ये किस राज्य में है? तो आंध्र प्रदेश में है। महेंद्रगिरी पहले था, अब वो हट चुका है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 94 को चलते हैं। 94 नंबर प्रश्न क्या कहता है, देखिए 94 नंबर है, निम्न में से कौन नाभिकीय ऊर्जा केंद्र उत्तर प्रदेश में स्थित है? नाभिकीय ऊर्जा केंद्र उत्तर प्रदेश में। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश में कौन स्थित है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आइए देखते हैं। देखिए इसमें आपका नहीं दिया हुआ है, उत्तर प्रदेश में जो है वो इसमें आंसर नहीं दिया, तो उपयुक्त में से कोई नहीं। वैसे आप ये नाम याद रखिए, उत्तर प्रदेश में जो है नरोरा है। ठीक है, नरोरा उत्तर प्रदेश में आपका नरोरा है। ठीक है, अगर हम बात करें कैगा, तो देखिए कैगा कहाँ है? तो कर्नाटक में। केगा जो है केगा नाभिकीय ऊर्जा केंद्र कहाँ है? तो ये आपका कर्नाटक में है। ठीक है, कहाँ है? तो ये आपका कर्नाटक में हो जाएगा। काकरापार ये कहाँ पे है? ठीक है, तो काकरापार आपका गुजरात में हो जाएगा। ये आपका गुजरात में है। ठीक है, गुजरात में है ये आपका। अगर हम बात करें कलपक्कम, तो कलपक्कम कहाँ पे है? तो ये आपका तमिलनाडु में है। कलपक्कम कहाँ है? तो तमिलनाडु में आपका कलपक्कम है। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन नंबर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से कोई नहीं, ऐसे आंसर आपको याद रखना है नरोरा। ठीक है, उत्तर प्रदेश का नाभिकीय ऊर्जा केंद्र है। चलिए क्वेश्चन नंबर 95 क्यों चलो। 95 नंबर प्रश्न क्या कहता है? हथौड़ी का पठार कहाँ है? ठीक है, हथौड़ी का पठार कहाँ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 95 का, ये हो जाएगा राजस्थान। ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 96 को चलते हैं। 96 नंबर प्रश्न क्या कहता है, देखिए भारत में कोयला उत्पादन क्षेत्र निम्न में से कहाँ है? तो कोयला कहाँ से? तो कोयला तो भाई देखिए सबसे पहले आपको पता होगा दामोदर घाटी भी है, सोन घाटी भी है, महानदी घाटी भी है, गोदावरी भी है, यानी कि चारों का चारों हो जाएगा। ठीक है, याद रखिए उपयुक्त में से एक से अधिक इसका राइट आंसर है। इसे चारों नाम आपको याद रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 97 को चलते हैं। 97 नंबर प्रश्न क्या कहता है, देखिए 97 नंबर है, हिंदुस्तान उर्वरक निगम का नामरूप षड्यंत्र किस राज्य में स्थित है? ठीक है, तो किस राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा असम। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 98 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। 98 नंबर प्रश्न क्या कहता है? 98 नंबर प्रश्न है आपका कि पूर्व मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय निम्न में से कहाँ है? पूर्व मध्य रेलवे जोन से पूछा है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका हाजीपुर। इसको एकदम VVI में रखिएगा, हाजीपुर, पटना, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 99 की ओर चलते हैं। 99 नंबर प्रश्न क्या कहता है, देखिए व्हीलर द्वीप का नया नाम क्या है? ये भी इंपॉर्टेंट है। व्हीलर द्वीप का नया नाम प्रधानमंत्री मोदी जो थे चेंज कर दिए थे, पहले कुछ और व्हीलर द्वीप था, अब इसका नया नाम हो गया अब्दुल कलाम द्वीप। ठीक है, मतलब APJ अब्दुल कलाम आज़ाद के नाम से इनका नाम व्हीलर द्वीप का नाम रखा गया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 100 की ओर चलते हैं। 100 नंबर प्रश्न क्या कहता है, देखिए हाँ अगर कभी पूछ दे, ठीक है, इसका नाम कब बदला गया था? व्हीलर द्वीप का नाम अब्दुल कलाम द्वीप कब रखा गया था? तो ये याद रखिए 2 सितंबर 2015 को। ठीक है, PM मतलब प्रधानमंत्री मोदी ने इसका नाम चेंज किए थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 100 क्यों चलते हैं। 100 नंबर प्रश्न, चलिए 100 नंबर प्रश्न क्या लिखा हुआ है? 100 नंबर तो पता ही नहीं चल रहा है, इसको थोड़ा पेंडिंग में रख दीजिएगा। ठीक है, हटाइए 100 नंबर। 101 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। आइए 101 नंबर प्रश्न क्या कहता है, खरीफ और रबी से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा ठीक नहीं है? तो खरीफ और रबी के संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा ठीक नहीं है, ये पूछा जा रहा है। तो देखिए खरीफ महीना
वर्षा ऋतु के प्रारंभ में आता है, मतलब खरीफ फसल जो है वो खरीफ फसल वर्षा ऋतु के प्रारंभ में आता है और बसंत ऋतु के अंत में फसल कट जाती है। ये तो घात है। देखिए खरीफ वर्षा ऋतु के प्रारंभ में तो आती है, यहाँ तक तो सही है, यहाँ तक तो सही है। खरीफ की फसल जो होता है वर्षा के प्रारंभ में तो आती है, लेकिन बसंत ऋतु में के अंत में फसल कट जाती है, ये आपका गलत है। यहाँ पे आपका शरद होता है, ठीक है। किस ऋतु में? तो शरद ऋतु में, ठीक है। शरद ऋतु में फसल क्या होती है? कट जाती है, यानी कि यही आपका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 102 के चलते हैं। 102 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? आइए 102 नंबर प्रश्न कहता है कि विश्व में सबसे बड़ा गरावान वन निम्नलिखित में से कहाँ है, मतलब किस देश में है, ठीक है। एक मिनट, नहीं, किस देश में? विश्व का सबसे बड़ा गरान वन निम्नलिखित में से कहाँ है? तो याद रखिए सुंदरवन, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सुंदरवन आपका पश्चिम बंगाल में है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 103 नंबर प्रश्न क्या कहता है? भारत में निम्नलिखित में से वह फसल मौसम कौन सा है जो मई जून में शुरू होता है? अब देखिए आपको बताना है कौन सा फसल है जो मई जून में शुरू होता है और जिसमें धान, ज्वार, बाजरा आदि प्रमुख फसलें उगाई जाती है, ठीक है। तो मई जून में जो शुरू होता है जिसमें आपका धान भी उगता है, ज्वार भी और बाजरा भी उगता है, उसे हम कौन सी फसल कहते हैं? तो याद रखिए खरीफ फसल कहते हैं। अगर आपको खरीफ और रबी फसल में दिक्कत होता है तो एक लाइन में आपको याद, मतलब एक शॉर्टकट ट्रिक बता देते हैं। खरीफ फसल में देखिए क्या होता है। खरीफ फसल में ऐसा फसल जिसमें पानी की आवश्यकता अधिक हो, जिसके लिए पानी चाहिए, उसको हम खरीफ फसल कहते हैं, ठीक है। जैसे धान के लिए, ये धान देख रहे हैं, धान में पानी होता है। ज्वार, बाजरा इस सब में पानी होता है, ठीक है। पटसन, मक्का, कपास इस सब में पानी की आवश्यकता होती है, ठीक है। खरीफ फसल में आपका पटसन, एक बार तो पूछा हुआ है, मक्का कौन सी फसल का उदाहरण है? मक्का कौन सी फसल का उदाहरण है? बीपीएससी टीआरई 1 में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो याद रखिए खरीफ फसल का ही है। तो मक्का हो गया, ये सब क्या है? खरीफ फसल हो गया। अच्छा अगर हम बात करें रबी फसल, रबी फसल का सिंपल से याद रखिएगा, वैसा फसल जो आपको ठंडा के दिन में दिखाई देता है, ठीक है। मतलब कभी पूछ देगा, जैसे पूछ देगा कि मटर जो है, मटर कौन सी फसल का उदाहरण है? खरीफ फसल की, रबी फसल की, जायद फसल? तो वैसी फसल जो आपको ठंडे के दिन में दिखाई दे उसे हम रबी फसल कहते हैं। अब ठंड के दिन में कौन सा आपको मतलब फसल दिखाई देता है? अगर आप ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करते हैं तो अभी आप खेत में कौन सा फसल को देख रहे होंगे? तो सबसे पहले अगर देखिए बाहर में तो खेत में आपको अभी सरसों दिखाई देता होगा। सरसों, तो सरसों आपका क्या है? रबी फसल हो गया। गेहूं सबसे इंपॉर्टेंट है, अभी तो गेहूं भी आपको दिखाई दे रहा होगा, तो गेहूं भी आपका कौन सी हो जाएगा? रबी फसल हो जाएगा। और क्या आपको खेत में दिखता है? तो जौ दिखता है, ठीक है। चना दिखता होगा आपका, चना भी आपका क्या है? ये सब रबी फसल का उदाहरण है। तो जो चीज़ आपको ठंडा में दिख रहा है वो रबी फसल का उदाहरण है, और जिसके लिए पानी की आवश्यकता होता है, क्योंकि ठंडा में तो बारिश हो नहीं रही है, तो जिसके लिए पानी की आवश्यकता हो तो उसको हम खरीफ फसल कहते हैं। जैसे कि धान, ज्वार, बाजरा, कपास, मक्का, पटसन, ये सब क्या है? ये सब आपका खरीफ फसल है। जायद फसल तो जो ऐसा फसल जो आपका अप्रैल मई में तक हो जाता है, जैसे कि ये मार्च से शुरू होता है आपका, जैसे ककड़ी, खीरा, ये सब जो हो गया ना, ये सब तरबूजा, खरबूजा, ये सब आपका जायद फसल का उदाहरण है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 104 क्यों चलते हैं। 104 नंबर प्रश्न क्या कहता है? देखिए 104 नंबर प्रश्न कहता है शीत ऋतु के दिनों में हम मौसम किस प्रकार का होने पर ज़्यादा ठंड महसूस होता है, ठीक है। तो कैसे होता है? तो 104 का राइट आंसर हो जाएगा साफ मौसम। ऑप्शन नंबर आपका ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 105 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। 105 नंबर प्रश्न क्या कहता है कि देश की निम्नलिखित मिट्टियों में से किसे स्वतः कृषि मिट्टी कहा जाता है? तो कृषि मिट्टी किसे कहते हैं? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 105 का राइट आंसर क्या आ जाएगा? तो याद रखिएगा कपास की काली मिट्टी को हम कृषि मिट्टी कहते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 106 क्यों चलते हैं। 106 नंबर प्रश्न क्या कहता है? देखिए कि कौन सा राज्य है जिसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं 3 देशों से मिलती है? तो कौन सी राज्य जिसको अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो 3 देशों से मिलती है? तो याद रखिए अरुणाचल प्रदेश। अब कैसे कैसे मिलेगा ध्यान से देखिए। अगर हम बात करें पूर्व में, तो पूर्व में अरुणाचल प्रदेश की सीमा किस देश के साथ मिलता है? तो म्यांमार से मिलता है, ठीक है। चलिए अगर हम बात कर लें वहीं आपका पश्चिम में, तो पश्चिम में अरुणाचल प्रदेश का सीमा किस देश से मिलता है? तो भूटान से मिलता है, ठीक है। किस देश से मिलता है? भूटान से। अगर हम बात कर लें उत्तर में, तो उत्तर में किससे मिलेगा? तो चीन से, ठीक है। ये आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए तो अरुणाचल प्रदेश जो है 3 देशों से घिरा हुआ है। पूर्व में पूछेगा तो म्यांमार, पश्चिम में पूछेगा तो भूटान, उत्तर में पूछेगा तो चीन, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 107 क्यों चलते हैं। 107 नंबर प्रश्न क्या कहता है? निम्नलिखित में वह फसल कौन सी है जो जलोढ़ मिट्टी में उगती है?
याद रखिए कौन सी फसल है जो जलोढ़ मिट्टी में उगती है और जिसे लिए प्रचुर मात्रा में पानी की आवश्यकता होती है। अभी जस्ट आपको हम बताए हैं कि पानी की आवश्यकता किस में होता है, जिसको अभी जस्ट ऊपर हम इसीलिए क्लियर किए थे, सबसे ज़्यादा पानी की आवश्यकता किस में होता है। ठीक है, तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा चावल। चावल यानी कि धान, धान में सबसे ज़्यादा पानी की आवश्यकता पड़ता है। ठीक है, गेहूं हो गया, गेहूं में तो अभी जस्ट बोले थे इसमें पानी की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 108। 108 नंबर प्रश्न क्या कहता है, कौन मिलान सही है। एक तरफ आपका अनुसंधान संस्थान दिया हुआ है, एक तरफ आपका मुख्यालय दिया हुआ है, तो कौन सा सही है यह पूछा जा रहा है। चलिए देखते हैं क्या हो जाएगा। तो कहा जा रहा है कि रेशम अनुसंधान संस्थान बेंगलुरु में है, क्या ये सही है, तो बिल्कुल सही है। रेशम अनुसंधान संस्थान आपका बेंगलुरु में है, बिल्कुल सही है। सकरा अनुसंधान संस्थान चेन्नई में है, तो बिल्कुल गलत है। ये कहाँ पे है, तो याद रखिए ये आपका कानपुर में है। ठीक है, कहाँ है, तो कानपुर में। अच्छा, चर्म अनुसंधान संस्थान लखनऊ में है, तो ये भी आपका गलत है। चर्म अनुसंधान संस्थान कहाँ है, तो याद रखिए ये आपका चेन्नई में है। ठीक है, ये कहाँ पे है, तो चेन्नई में है। चलिए, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका ये इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 109 क्यों चलते हैं। 109 नंबर प्रश्न क्या कहता है, देखिए कहा जा रहा है भारत की जनगणना 2011 के अनुसार जनसंख्या घनत्व कितना था। मतलब कि 2011 के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना था, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ठीक है, मतलब कि ऑप्शन नंबर ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। चलिए क्वेश्चन नंबर 110 क्यों चलते हैं। 110 में प्रश्न क्या कहता है, देखिए 110 में प्रश्न है, दक्षिण पश्चिम मानसून की अवधि के दौरान तमिलनाडु सूखा रहता है क्योंकि, अब बताना है कि दक्षिण पश्चिम मानसून के दौरान तमिलनाडु सूखा रहता है, तो क्यों सूखा रहता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो यह वृष्ट छाया क्षेत्र में स्थित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर यहाँ से हम लोग 110 ज्योग्राफी भी आपका खत्म हो चुका है। अब हम लोग यहाँ से राज्य व्यवस्था यानी कि पॉलिटी की शुरुआत करते हैं। ठीक है, थोड़ा सा हम पानी पी लेते हैं और तब तक आप लोग क्या कीजिए, इस वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने दोस्त अपने मित्र के पास, जिनका भी पॉलिटी हो। ठीक है, वो इस यहाँ से मिलाना शुरू करेंगे। ठीक है, चलिए तो पॉलिटी की शुरुआत करते हैं। आइए, चलिए तो आप लोग शेयर कर दिए हैं वीडियो को, एक बार लाइक कर लीजिए और जो लोग अभी नए जुड़े हुए हैं, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा। इस तरह का आपको प्रत्येक दिन सेट आते रहेगा। इसका पीडीएफ हमारा टेलीग्राम ग्रुप में 8 बजे रात में भेज दिया जाएगा, आप लोग वहाँ से बना लीजिएगा। सुबह में 10 बजे आप लोग आंसर मिला सकते हैं। ठीक है, चलिए तो वीडियो की शुरुआत करते हैं। ये सेट आप 6 to 8 का देख रहे हैं। आइए, पहला प्रश्न है आपके स्क्रीन पे, क्या कहा जा रहा है, कहा जा रहा है कि भारत के संविधान में जन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता किसमें शामिल है। ठीक है, तो किसमें शामिल है, क्या राज्य सूची में शामिल है, कि समवर्ती सूची में शामिल है, कि संघ सूची में शामिल है, तो याद रखिए ये आपका राज्य सूची में शामिल है। अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 112 की ओर। 112 नंबर प्रश्न क्या कहता है कि संसदीय प्रणाली में कार्यपालिका किसके प्रति उत्तरदायी होती है। ठीक है, तो किसके प्रति उत्तरदायी होता है, तो ये हो जाएगा आपका विधान मंडल के प्रति उत्तरदायी होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 113 के चलते हैं। 113 नंबर प्रश्न क्या कहता है, निम्नलिखित में से किस राज्य में विधान परिषद है, तो किस राज्य में विधान परिषद है ये आपसे पूछा जा रहा था। इसका राइट आंसर हो जाएगा कर्नाटक, ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 114 क्यों चलते हैं। क्या कहा जा रहा है, भारत का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है, तो भारत का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है, तो ये आपका राष्ट्रपति होता है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 115 क्यों चलते हैं। कहा क्या जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन भारत का केंद्र शासित प्रदेश नहीं है। ठीक है, तो कौन भारत का केंद्र शासित प्रदेश नहीं है, तो ये तो आप ऐसे भी छाट सकते हैं, गोवा भारत का केंद्र शासित प्रदेश नहीं है। चलिए 116 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। 116 में क्या कहा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन भारत देश का प्रमुख है, तो भारत देश का प्रमुख कौन है, तो ये आपको भी पता है, राष्ट्रपति। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 116 क्यों चलते हैं, 117 नंबर प्रश्न क्या कहता है, देखिए भारतीय संविधान में किस संशोधन द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी शब्द को सम्मिलित किया गया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आइए इस पर चर्चा करते हैं। कहा जा रहा है कि भारतीय संविधान में किस संविधान संशोधन के द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी धर्मनिरपेक्ष इस सबको जोड़ा गया था, तो ये हो जाएगा आपका 42वां संविधान संशोधन। ठीक है, अब पूछा जाता है कि 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था, ये कभी कभी आपसे पूछ लिया जाएगा, तो याद रखिएगा 42वां संविधान संशोधन आपका 1946 में हुआ था। ठीक है, वहीं अगर हम बात करें 44वां संविधान संशोधन ये कब हुआ था, तो याद रखिए 1978 में हुआ था। मोस्ट इंपोर्टेंट है 42वां 44वां हमेशा पूछता है,
44वां संविधान संशोधन कब हुआ था? तो 1978 में। 48वां बहुत कम पूछता है, लेकिन याद रखिएगा 1984 में। 48वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1984 में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 118 के चलते हैं। 118वां प्रश्न क्या कहता है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 किससे संबंधित है? तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 जो है किससे संबंधित है? तो पहले इसको आपको हम आंसर बता देते हैं। ये हो जाए, इसका राइट आंसर हो जाए स्वतंत्रता का अधिकार से संबंधित है। देखिए अब यहाँ शुरू करते हैं। मौलिक अधिकार में जब संविधान बना था तो मौलिक अधिकार में 7 प्रकार का, ठीक है, स्वतंत्रता हमें दी गई थी, लेकिन एक जो था संपत्ति का जो अधिकार था उसको हटा दिया गया था। ठीक है, अब हमारे पास कितने प्रकार का मौलिक अधिकार बच गया? तो मात्र 6 प्रकार का मौलिक अधिकार बच गया था। इस 6 को आपको हम डिटेल से बताते हैं, अगर कॉपी कलम लेकर बैठे हैं तो लिख लीजिएगा। ठीक है, चलिए अगर हम पहला से शुरू करते हैं। पहला क्या था? तो समता का अधिकार या समानता का अधिकार। ठीक है, समता या समानता का अधिकार। ठीक है, तो ये जो था ये अनुच्छेद कब से कब तक था? तो याद रखिएगा, इसका अनुच्छेद भी आपको बता देते हैं। अनुच्छेद याद रखिए 14 से लेकर 18। समता या समानता का अधिकार 14 से लेकर 18। ठीक है, इसके बाद आपका हो जाएगा स्वतंत्रता का अधिकार, जो ये वाला ऑप्शन नंबर ए आप देख रहे हैं। स्वतंत्रता का अधिकार ये कब से कब तक था? ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका भी याद रखिएगा 19 से लेकर कहाँ गया, हाँ, स्वतंत्रता 19 से लेकर 22 तक। ठीक है, 19 अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक स्वतंत्रता का अधिकार है। इसके बाद क्या था? तो इसके बाद आपका 3 नंबर पे आता है शोषण के विरुद्ध अधिकार। ये जो देख रहे हैं आप, थोड़ा सा कलर को चेंज कर देते हैं। चलिए, शोषण के विरुद्ध अधिकार जो था इसका अनुच्छेद पूछ लिया जाएगा कि शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद कितना से कितना तक है। ठीक है, तो इसको आप ऐसे भी याद कर सकते हैं। तो जब भी पूछे शोषण के विरुद्ध अधिकार तो ये हो जाएगा आपका 23 से लेकर 24 तक। ठीक है, अनुच्छेद 23 से लेकर 24 तक आपका शोषण के विरुद्ध अधिकार है। 1 2 3 हो गया आपका, 1 2 3। ठीक है, चौथा नंबर पे क्या पूछता है? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। क्या हो जाएगा? धार्मिक। ठीक है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। ये अनुच्छेद कहाँ से कब से, मतलब कितना से कितना है? तो याद रखिए 25 से 28। ठीक है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार पूछेगा तो 25 से 28 हो जाएगा। ठीक है, 1 2 3 4 हो गया। पाँचवां नंबर पे क्या पूछेगा आपसे कि संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार। संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद कितना में है? तो याद रखिएगा अनुच्छेद 29 से लेकर 30 के बीच में है। कौन सा? संस्कृति एवं शिक्षा का संबंधी अधिकार अनुच्छेद 29 से लेकर 30 के बीच में है। अब एक लास्ट आपसे पूछा जाएगा, ठीक है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। कौन सा अधिकार? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है, ये अनुच्छेद कितना में है? तो याद रखिए ये अनुच्छेद जो है आपका 32 में है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद कितना में? 32 में है। इसी को कभी कभी यही पूछ लिया जाएगा कि इसी को किसने हृदय एवं आत्मा कहा था। ठीक है, तो कौन थे? भीमराव अम्बेडकर जो थे अनुच्छेद 32 को हृदय एवं आत्मा कहे थे। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए, ये हो गया क्लियर। तो इसका राइट आंसर आपको बता दें, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 119 क्यों चलते हैं। 119वां प्रश्न क्या कहता है? संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? ठीक है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है कि संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव जो था किसके द्वारा, ठीक है, प्रस्तुत किया गया था। तो 119 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 120 क्या कहता है? देखिए 120 नंबर प्रश्न कहता है, 120वां प्रश्न है, भारत के संविधान सभा की प्रस्तावना किस देश से ली गई है? मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको तुम BVI कर लीजिएगा। भारत के संविधान सभा की प्रस्तावना जो था किस देश से लिया गया था? तो याद रखिए यहाँ पे आपका आंसर नहीं दिया हुआ है, ये हो जाएगा आपका अमेरिका। अमेरिका से लिया गया था। सबसे पहली बात इसको देखिए गौर से, भारत के संविधान सभा का प्रस्तावना किस देश से लिया गया है? तो अमेरिका से लिया गया है। ठीक है, अच्छा इसी में अगर पूछ देगा कि भारत के, ठीक है, प्रस्तावना जो होता है, प्रस्तावना की भाषा, ठीक है, भारत के संविधान में प्रस्तावना की जो भाषा है वो किस देश से लिया गया है? तो प्रस्तावना की अगर हम भाषा की बात करें, प्रस्तावना की भाषा कहाँ से लिया गया है? तो ऑस्ट्रेलिया से। ठीक है, प्रस्तावना की भाषा कहाँ से लिया गया है? तो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। ठीक है, चलिए अगर हम बात करें थोड़ा सा प्रस्तावना के बारे में, तो पूछता है कि भारत संविधान में जो प्रस्तावना जो था उस संविधान में कौन पेश किया था, कब पेश किया गया था? ठीक है, तो पेश किया गया था इसको याद रखिए 1946 में। किनके द्वारा? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। ठीक है, किनके द्वारा पेश किया गया था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा पेश किया गया था। चलिए ठीक है, यहाँ तक 120 हो गया। 121 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। तो इसका राइट आंसर, अच्छा भूल जाइएगा फिर आप लोग, 120 का राइट आंसर हो जाएगा ई। ऐसे आंसर में याद रखिएगा आप लोग अमेरिका। ठीक है ना, तो इतना फिर बोलिएगा कि सर इसका आंसर कहाँ गया।
तो 120 का राइट आंसर हो जाएगा अमेरिका। चलिए क्वेश्चन नंबर 121 की चलते हैं। 121 नंबर क्या कहता है, अधिकतम निर्वाचन क्षेत्र वाले, निर्वाचन मतलब होता है लोकसभा क्षेत्र वाले राज्यों को उनके बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करना है। ठीक है, अधिकतम निर्वाचन क्षेत्र वाले राज्यों को उनको बढ़ते क्रम में, बढ़ते क्रम का मतलब समझ रहे हैं, सबसे पहले मतलब कम से शुरू करना, जैसे कि बढ़ते क्रम 1 2 3 4 ऐसे, ये क्या है, ये आपका बढ़ते क्रम है। 1 2 3 4 कहने मतलब ये आपका बढ़ते क्रम, इस लेवल में आपको जाना है। तो सबसे कम पहले अगर हम देखा जाए तो कहाँ पे हो जाएगा, देखिए तो सबसे कम, एक मिनट पहले अगर हमको डाटा बता देते हैं। ठीक है, चलिए अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश से चलते हैं। उत्तर प्रदेश में लोकसभा निर्वाचन सीटों की संख्या कितनी है, तो याद रखिएगा 80 गो। उत्तर प्रदेश में कितना है, 80 गो। महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में कितना है, तो 48 गो लोकसभा निर्वाचन सीटों की संख्या है। पश्चिम बंगाल में बात करें तो ये आपका 42 गो। बिहार की बात करें तो 40 गो। ठीक है, तो आपको क्या करना, बढ़ते क्रम में, बढ़ते क्रम मतलब कम से शुरू करना है। तो सबसे कम में आपको कौन दिख रहा है, तो सबसे कम में आपको यहाँ बिहार का दिख रहा होगा। बिहार का कितना है, 40 हुआ है। तो यहाँ से शुरू करना है। तो पहला स्थान पे कौन हो जाएगा, बिहार हो जाएगा। पहला स्थान पे कौन हो जाएगा, बिहार। बिहार के बाद पश्चिम बंगाल हो जाएगा आपका, बिहार के बाद बंगाल आ जाएगा। इसके बाद आपका महाराष्ट्र हो जाएगा। ठीक है, महाराष्ट्र हो जाएगा। अब इसके बाद कौन हो जाएगा, उत्तर प्रदेश हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। तो देखिए तो इस टाइप में आपको आंसर कहीं दिख रहा है। ऑप्शन ए में पहले उत्तर प्रदेश है, बी में आपका उत्तर प्रदेश है, 3 में आपका पहले महाराष्ट्र है, उपयुक्त में से कोई नहीं, यानी कि ये इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ई। लेकिन आपको याद रखना है सबसे पहले आपका बिहार हो जाएगा, 40 गो है। पश्चिम बंगाल में लोकसभा सीटों की संख्या 42 गो है। 48 गो आपको महाराष्ट्र में हो जाएगा, उत्तर प्रदेश में 80 गो हो जाएगा। उम्मीद करते हैं इस क्वेश्चन को आपको भली भांति समझे होंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 122 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 122 नंबर प्रश्न क्या कहता है, आइए 122 नंबर प्रश्न क्या है, तो देखिए कहा जा रहा है कि इनमें से कौन संविधान सभा का सदस्य नहीं था, पूछा जा रहा है कौन नहीं था। ठीक है, तो शरद चंद्र बोस ये तो संविधान सभा के सदस्य थे, सरोजिनी नायडू ये भी थे, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ये भी थे। तो सब तो है ही थे, तो कौन नहीं था, तो उपयुक्त में से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं था, सब तो है ही थे। ठीक है, तो अच्छा कौन नहीं था, उसमें अगर नाम याद रखना है तो याद रखिए, एक थे आपको महात्मा गांधी। ठीक है, एक था महात्मा गांधी, महात्मा गांधी ये नहीं थे। और एक याद रखिएगा मोहम्मद अली जिन्ना। ठीक है, मोहम्मद अली जिन्ना ये आपका नहीं थे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 123। 123 में प्रश्न क्यों चलते हैं। 123 में प्रश्न क्या कहता है कि भारतीय उच्चतम न्यायालय अस्तित्व में कब आया। तो भारतीय उच्चतम न्यायालय अस्तित्व में कब आया था, तो इसका आंसर तो यहाँ नहीं दिया हुआ है। इसके हिसाब से आंसर तो उपयुक्त में से कोई नहीं होगा, ऐसे आपको डेट याद रखना है। ठीक है, कब आया था, तो 26 जनवरी। ठीक है, 26 जनवरी 1950 में। ठीक है, भारतीय उच्चतम न्यायालय अस्तित्व में कब आया, 26 जनवरी 1950 में आया था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 124 को चलते हैं। 124 में प्रश्न क्या कहता है, देखिए विश्व के किस देश द्वारा 1948 से 1989 के मध्य रंग भेद का एक आधिकारिक नीति की तरह पालन किया गया था। ठीक है, तो 124 का राइट आंसर हो जाएगा तो दक्षिण अफ्रीका में। चलिए क्वेश्चन नंबर 125 क्यों चलते हैं। 125 में प्रश्न क्या कहता है कि मंडल आयोग ने 1980 की अपनी रिपोर्ट में सरकारी नौकरियों में सामाजिक एवं शैक्षणिक तौर पर पिछड़ा वर्गों को कितने प्रतिशत आरक्षण की प्रस्तुति की थी, तो कितने प्रतिशत का किया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 27%। ऑप्शन नंबर ए आपको बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 126 के चलते। 126 नंबर क्या कहता है, कौन सा मौलिक अधिकार संविधान का हृदय एवं आत्मा कहलाता है। देखिए ये क्वेश्चन को गौर से देखिएगा, एकदम आपको घुमा के पूछा है, कौन सा मौलिक अधिकार संविधान का हृदय एवं आत्मा कहलाता है। आपको पता है मौलिक अधिकार के वो अभी जस्ट आपको पीछे बताए थे, मौलिक अधिकार आपका 6 गो है, पहले 7 गो था, संपत्ति के अधिकार को हटा चुका है, लेकिन अभी प्रेजेंट में भी आपको मौलिक अधिकार के वो 6 गो है। तो पूछता है कि 6 गो में से कौन सा है जो हृदय एवं आत्मा कहलाता है। ठीक है, आइए देखते हैं। कहता ऑप्शन नंबर ए समानता का अधिकार क्या कहलाता है, कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार कहलाता है, कि संस्कृति में शिक्षा का अधिकार कहलाता है, कौन कहलाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, अब चलिए अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं, इसके बारे में बता दिए आपको ना, पहले उसी में बताएं। अनुच्छेद 32 याद रखिएगा, अनुच्छेद 32 जो है हृदय महात्मा कहलाता है। इसके कौन के मतलब किए थे, तो भीमराव अम्बेडकर थे। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, संवैधानिक उपचार का अधिकार। तो यहाँ कहीं दिख रहा है संवैधानिक उपचार का अधिकार, हृदय एवं आत्मा कहने का मतलब क्या हो जाए, संवैधानिक उपचार का अधिकार कहीं नहीं है, तो उपयुक्त में से कोई नहीं। 127 नंबर क्वेश्चन क्यों चलते हैं। चलिए क्या कहा जा रहा है, देखिए कहा जाता है कि कौन सा अधिकार अल्पसंख्यकों के प्रति विशेष है। अब देखिए
ऐसा कौन सा अधिकार है जो अल्पसंख्यक के प्रति विशेष है? तो आपको बता दीजिए 6 प्रकार का आपके अधिकार दिया गया है, किसी को भी विशेष रूप से नहीं दिया गया है। चाहे आप अल्पसंख्यक हो या SC ST हो या आप जनरल में आते हो, कोई भी आते हो, किसी को विशेष अधिकार नहीं है कि आप ये चीज़ कर सकते हैं और ये चीज़ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या प्रति विशेष है, ये अधिकार किसी को नहीं, सिंपल सी बात है। तो क्या हो जाए, उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, वैसे तो ये सबको बता ही दिया है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद कितना है, तो 25 से 28 हो जाएगा। स्वतंत्रता का अनुच्छेद की बात करें तो 1922 हो जाएगा। संवैधानिक उपचार का अधिकार अनुच्छेद 32 हो जाएगा। ये सब अभी जस्ट हम पीछे बताए हैं, तो बार बार बताना उचित नहीं है। आइए क्वेश्चन नंबर 128 को चलते हैं। पावर शेयरिंग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? पावर शेयरिंग के बारे में कहने का मतलब शक्ति का विभाजन। पावर शेयरिंग का मतलब क्या होता है? शक्ति का विभाजन के बारे में कौन सा गलत है ये पूछा जा रहा है। ठीक है, चलिए, तो सत्ता सरकार के विभिन्न अंगों के बीच साझा की जाती है, ये बात तो बिल्कुल सही है। सत्ता जो होती है वो विभिन्न अंगों के बीच साझा की जाती है। सत्ता विभिन्न स्तरों पर सरकारों के बीच साझा की जा सकती है, तो ये भी सही है। प्रत्येक समाज को किसी न किसी के रूप में शक्ति बंटवारे की आवश्यकता होती है, भले ही वह छोटा या सामाजिक विभाजन ना हो, तो ये भी बिल्कुल सही है। ठीक है, तो इसमें से क्या हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 129 को चलते हैं। 129 नंबर क्या कहता है, देखिए 1980 में किस देश में श्वेत अल्पसंख्यक शासन से स्वतंत्रता प्राप्त की थी? मतलब कि 1980 में किस देश ने श्वेत अल्पसंख्यक शासन से अपनी स्वतंत्रता प्राप्त किया था? वो देश कौन सा था? तो याद रखिएगा, जिम्बाब्वे। ठीक है, जिम्बाब्वे की बात करें तो जिम्बाब्वे की राजधानी पूछ लिया जाता है कभी कभी। इसकी राजधानी कहाँ थी? तो हरारे। ठीक है, जिम्बाब्वे की राजधानी कहाँ थी? तो हरारे। चलिए क्वेश्चन नंबर 130 को चलते हैं। 130 में प्रश्न क्या कहता है, आइए, संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? तो संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता की अगर हम बात करें तो सच्चिदानंद सिन्हा ने किया था। ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए, अगर हम प्रथम बैठक की अध्यक्षता की बात करें तो ये कब हुआ था? ये आपका 9 दिसंबर, याद रखिएगा 9 दिसंबर 1946 में हुआ था। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा हुआ है। ठीक है, अगर आप दूसरा जो हुआ था वो आपका 11 दिसंबर 1946 में ही हुआ था। उसमें संविधान सभा का अध्यक्ष कौन थे? ठीक है, चुने गए थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था। चलिए अगला क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 131 पर। 131 में प्रश्न क्या कहता है, देखिए 131 में प्रश्न है कि भारत एक प्रजातांत्रिक गणराज्य है। भारत क्या है? तो एक प्रजातांत्रिक गणराज्य है, क्योंकि भारतीय संविधान ने व्यवस्था की है। तो कैसी है? तो निर्वाचित राष्ट्रपति की व्यवस्था किया गया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 132 को चलते हैं। 132 में प्रश्न क्या कहता है, आइए, कहा जा रहा है ग्राम सभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो ग्राम सभा का सदस्य बनने न्यूनतम आयु आपका 18 वर्ष होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 133 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। 133 में प्रश्न क्या कहता है, भारतीय संसद में शामिल होते हैं, तो इसमें लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति शामिल होते हैं। तो किसमें? तो देख लीजिए ऑप्शन नंबर आपका सी, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 134 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। 134 में प्रश्न क्या कहता है, देखिए, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह व्यवस्था करता है कि निर्वाचनों का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण निर्वाचन आयोग में निहित होगा? कौन करता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 134 का आपका 324। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए 135 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। 135 में प्रश्न क्या कहता है, देखिए, ग्राम पंचायत निम्नलिखित में से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो ग्राम पंचायत किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो याद रखिएगा, ग्राम सभा के प्रति। ठीक है, ग्राम सभा के प्रति क्या होता है? उत्तरदायी होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका ई हो जाएगा। 136 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। 136 में प्रश्न क्या कहा जाता है, देखिए, जब विधायिका का सामान्य कार्यकाल समाप्त होने से पूर्व चुनाव होता है तो उससे हम क्या कहा जाता है? तो उससे क्या कहते हैं? उससे हम मध्य अवधि चुनाव कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 137 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। 137 में प्रश्न क्या है कि भारत का राजधर्म है, तो भारत का राजधर्म है, ना हिंदू है, ना मुस्लिम है, ना जैन है, ना बौद्ध है। ये तो ऐसे ही क्वेश्चन हमको दिख रहा है, उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, भारत एक धर्मनिरपेक्ष एवं पथ निरपेक्ष देश है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 138 की ओर चलते हैं। कहा जाता है आधुनिक समय में किस देश ने सर्वप्रथम महिलाओं को मतदान का अधिकार प्रदान किया था? आधुनिक समय में, तो 138 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो न्यूजीलैंड। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 129 को चलते हैं। 129 में प्रश्न क्या कहता है, देखिए, कौन सा क्षेत्रीय राजनीतिक दल नहीं है? तो कौन सा क्षेत्रीय राजनीतिक दल नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हरियाणा विकास पार्टी। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा।
चलिए क्वेश्चन नंबर 140 को चलते हैं। क्या कहा जा रहा है? संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष भीमराव अम्बेडकर ने किस अनुच्छेद को संविधान सभा का हृदय आत्मा कहा था? अभी जस्ट आपको पीछे हम बताएं, हृदय आत्मा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर कहा था अनुच्छेद 32 को, अभी जस्ट आपको क्लियर किए थे पीछे हम। चलिए क्वेश्चन नंबर 141 को चलते हैं। 141 में प्रश्न क्या कहा जा रहा है? देखिए, कहा जा रहा फ्रांस में स्वतंत्रता समानता बंधुत्व का नारा कब बुलंद किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 1789 में। ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 142 की ओर चलते हैं। क्या कहा जा रहा है? किसने लिखा कि स्वतंत्रता का अर्थ बंधनों का अभाव है? ये किसका कथन था? तो याद रखिएगा, ये आपका होब्स का कहना था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 143 को चलते हैं। कहा जा रहा है किसने कहा मनुष्य स्वतंत्र रूप से जन्म लेता है लेकिन सभी जगह वह बंधनों में रहता है? ये कथन किसका था? तो ये आपका रूसो का था। चलिए 144 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। क्या कहा जा रहा है? आइए, मौलिक अधिकार निलंबित किए जा सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मौलिक अधिकार कहने मतलब कि आपको 6 प्रकार का मौलिक अधिकार दिया गया है। ये किसके द्वारा निलंबित किया जा सकता है? क्या राज्यपाल के द्वारा निलंबित किया जा सकता है, कि राष्ट्रपति के द्वारा निलंबित किया जा सकता है, कि विधि मंत्री के द्वारा निलंबित किया जा सकता है? किसके द्वारा निलंबित किया जा सकता है? तो ये आपका राष्ट्रपति के द्वारा निलंबित किया जा सकता है। कहने का मतलब है अगर देश में कभी भी आपातकाल की आवश्यकता पड़ जाती है, ठीक है, तो अगर जो आपका मौलिक अधिकार है, जैसे कि मान लीजिए कोरोना जो आया था बीच में, आपको पता होगा कोरोना आया था, उसमें क्या कहा गया था कि आप कहीं भी एक स्थान से दूसरा स्थान नहीं जा सकते हैं, ठीक है, मतलब कि आप ट्रेवल नहीं कर सकते हैं। तो आप बोलिएगा तो मेरा घूमने की आज़ादी अनुच्छेद आपका 19 बोलता है कि आप कहीं भी जा सकते, कहीं भी घूम सकते हैं, तो फिर आपको रोका क्यों जा रहा है? तो इस ऐसे माहौल जब ऐसा बनता है कभी भी बीच में, तो ये आपका मौलिक अधिकार को भी राष्ट्रपति के द्वारा मतलब निलंबित किया जा सकता है, फिर आप कहीं नहीं जा सकते हैं, ठीक है। चलिए 145 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। 145 में प्रश्न क्या कहता है कि भारत में सांप्रदायिकता का विकास का मुख्य कारण क्या है? ठीक है, तो इसका मुख्य कारण क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अल्पसंख्यकों समूहों का शैक्षणिक और आर्थिक पिछड़ापन। ऑप्शन नंबर ये आपको बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 146 को चलते हैं। कहा जा रहा है कि भारत के संविधान का 13वां संशोधन अधिनियम 1992 के पारित किए जाने का कारण क्या था? ठीक है, तो कौन सा कारण था? तो 146 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका पंचायती राज को बल प्रदान करना। ऑप्शन नंबर ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 147 को चलते हैं। 147 नंबर प्रश्न क्या कहा जाता है? देखिए, संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन का सभापतित्व कौन करता है? ठीक है, तो कौन करता है? तो 147 का राइट आंसर हो जाएगा आपका लोकसभा के अध्यक्ष करता है। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 148 को चलते हैं। 148 में प्रश्न क्या कहा जा रहा है? किसी विशेष दिन लोकसभा में अधिकतम कितने तारांकित प्रश्न पूछे जा सकते हैं? तो कितने तारांकित प्रश्न पूछे जा सकते हैं? तो 148 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 149 को चलते हैं। 149 में प्रश्न क्या कहा जा रहा है? देखिए कि लोकसभा का निर्वाचन क्षेत्रों का सीमा निर्धारण पिछली बार निम्नलिखित में से किस ईस्वी सन में किया गया था? तो किस ईस्वी सन में किया गया था? तो 149 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका 149 का राइट आंसर हो जाएगा 1973। ठीक है, चलिए 150 नंबर क्वेश्चन क्यों चलते? कहा जा रहा है भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? सबको पता है, श्रीमती इंदिरा गांधी थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 151 के चलते हैं। 151, चलिए तो यहाँ पे आपका पॉलिटी का जो था आपका 40 क्वेश्चन हम लोग खत्म कर चुके हैं। अब हम लोग इकोनॉमिक्स में चलते हैं। इकोनॉमिक्स का 40 क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो जो लोग अभी नए जुड़े हुए हैं तो एक बार आप लोग वीडियो को लाइक करके जाइएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो वीडियो को अपने दोस्त लोग के पास जरूर भेजिएगा जो भी बीपीएससी तैयारी 4 के तैयारी में लगे हुए हैं। ठीक है, इसी प्रकार से डेली हमारा सेट आप लोग के बीच आते रहेगा। ठीक है, चलिए आज हम लोग सेट 1 को देखें, कल हम लोग सेट 2 को देखेंगे। ठीक है, कल हम लोग सेट 2 को फिर देखने वाले हैं। चलिए तो पहला प्रश्न है आपके स्क्रीन पे देख सकते हैं। कहा जा रहा है द इकोनॉमिक कंसीक्वेंसेज ऑफ द पीस पुस्तक निम्नलिखित में से किस विद्वान की रचना है? इसका राइट आंसर हो जाएगा जॉन मेनार्ड कीन्स का। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 112 की चलते हैं। क्या कहा जा रहा है? कहा जा रहा है एन इंक्वायरी इन टू नेचर एंड कॉलेज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशंस निम्न में से किस अर्थशास्त्री ने लिखा था? देखिए क्वेश्चन को इतना लंबा कर दिया ना कि आप भूल जाइएगा। कहीं कहीं तो बस इतना ही पूछ लिया जाता है द वेल्थ ऑफ नेशंस पुस्तक के लेखक कौन है।
कभी कभी बस इतने पूछ लिया जाएगा। द वेल्थ ऑफ नेशंस पुस्तक के लेखक कौन है, तो आपको भी पता होगा एडम स्मिथ, लेकिन इतना बड़ा ही कर दिया ना कि आप भूल जाइएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कहता है कि प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स निम्न में से किस अर्थशास्त्री की पुस्तक है। ठीक है, तो ये किसकी पुस्तक है, तो 113 का राइट आंसर हो जाएगा अल्फ्रेड मार्शल का, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 114 नंबर क्वेश्चन क्यों चलते हैं। क्या कहा जा रहा है, देखिए कि कौन सुमेलित है, बताना है आपको। आधुनिक अर्थशास्त्र के जनक एडम स्मिथ को कहा जाता है, बिल्कुल सही है। समिष्ट अर्थशास्त्र का जनक आपका जॉन मेनार्ड किन्स को कहा जाता है, तो ये भी आपका बिल्कुल सही है, ए और बी। तीसरा बोला जाता है कि विशिष्ट अर्थशास्त्र के जनक अल्फ्रेड मार्शल को कहा जाता है, तो ये भी आपका बिल्कुल सही है, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। 115 नंबर क्या है, कहा जाता है डैश योजना आयोग का अंतिम उपाध्यक्ष होता है, तो योजना आयोग का अंतिम उपाध्यक्ष कौन होता है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 116 क्यों चलते हैं। 116 प्रश्न क्या कहता है, नई आर्थिक नीति का समानतः विकास किस मॉडल के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, तो किस मॉडल, तो एलपीजी के मॉडल के रूप में भी जाना जाता है। 117 नंबर क्वेश्चन क्यों चलते हैं। कहा जा रहा है वह केंद्रीय बैंक कौन सा है जो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का नियंत्रण नियम करता है, तो कौन करता है, तो नाबार्ड करता है, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 118 क्यों चलते हैं। कहा जा रहा है गैर निष्पादित संपत्ति शब्द निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है, तो किस देश से संबंधित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा बैंकिंग से, सॉरी किस देश बोल रहे किससे संबंधित है, तो बैंकिंग क्षेत्र से संबंधित है। अगला प्रश्न है आपका 119 नंबर कि भारत में निवेश योजनाओं के संदर्भ में पीपीई द्वितीय में, ठीक है एक मिनट रुकिए, पीपीएफ बोला जा रहा है पीपीएफ में, तो इसमें द्वितीय जो पी है ना, द्वितीय पी का उपयोग निम्नलिखित में से किसके लिए किया गया है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रोविडेंट के लिए किया गया, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 120 नंबर क्वेश्चन के चलते हैं। 120 नंबर प्रश्न क्या कहता है, देखिए 120 नंबर है कि एसबीआई की स्थापना कब हुआ था। ठीक है, तो एसबीआई की स्थापना कब हुआ था, तो 1955 में हुआ था। आरबीआई की स्थापना पूछेगा तो याद रखिएगा 1 अप्रैल, आरबीआई अगर हम बात कर ले आरबीआई का, तो 1 अप्रैल ठीक है 1935 में हुआ था आपका आरबीआई का। कभी कभी पूछ लिया जाता है कि आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, तो याद रखिएगा 1 जनवरी ठीक है 1 जनवरी 1949 में आरबीआई का राष्ट्रीयकरण पूछेगा तो 1 जनवरी 1949 में हुआ था। आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 में होता है। एसबीआई की स्थापना 1955 में हुआ था। ठीक है, अगर पूरी डेट के साथ याद रखना तो 1 जुलाई याद रखिएगा, 1 जुलाई 1955 में एसबीआई की स्थापना हुआ था। 121 नंबर क्वेश्चन क्यों चलते हैं। देश के मध्य विकास की तुलना का मुख्य गुणांक है, तो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका आय। 122 नंबर क्वेश्चन क्यों चलते हैं। 122 नंबर प्रश्न क्या कहता है, मनरेगा 2005 के अंतर्गत सरकार द्वारा ग्रामीण बेरोजगार को एक वर्ष में कितने कार्य दिवस के रोजगार की गारंटी दी जाती है। ठीक है, तो कितना दिया जाता है, तो 100 को। चलिए क्वेश्चन नंबर 123 की चलते हैं। 123 नंबर प्रश्न क्या कहता है कि भारत सरकार द्वारा उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कोपरा कब पारित किया गया था। ठीक है, तो कब पारित किया गया था, तो ये आपको 1986 में पारित किया गया था। 124 नंबर क्वेश्चन के चलते 124 प्रश्न क्या कहता है, अपने नागरिक को सरकार से उसके कार्यों के बारे में सवाल करने का अधिकार देने के लिए कौन सा अधिनियम पारित किया गया था, तो कौन सा अधिनियम, तो आरटीआई अधिनियम पारित किया गया था, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 125 नंबर क्वेश्चन के चलते क्या कहा जा रहा है, डैश वह स्थिति है जब दोनों पक्षों को एक दूसरे के वस्तुओं को बेचने और खरीदने के लिए सहमत होना पड़ता है। क्या हो जाएगा 125 का, तो ये हो जाएगा चाहतों का दोहरा संयोग, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 126 नंबर क्वेश्चन क्यों चलते हैं। 126 नंबर प्रश्न क्या कहता है, जीडीपी एक विशेष वर्ष के दौरान उत्पादित का मूल्य है, तो क्या है, इसका राइट आंसर हो जाएगा 126 का, ऑप्शन नंबर बी, सभी अंतिम सामान एवं सेवाएं। 127 नंबर क्वेश्चन को चलिए, कहा जाता है कि सरकारी व्यय को नियंत्रित करने का पदाधिकारी है, तो कौन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वित्त मंत्रालय। चलिए क्वेश्चन नंबर 128 को चलते हैं। 128 का था नीति आयोग का अस्तित्व में कब आया, नीति आयोग जो था ये अस्तित्व में कब आया था, ये पूछा जाता है। याद रखिए ये आपका 1 जनवरी 2015 को आया था। नीति आयोग का नाम जो था, ठीक है, योजना आयोग की स्थापना, मतलब कि पहले योजना आयोग के नाम से जाना जाता था, उसको 2015 में 1 जनवरी 2015 में नीति आयोग कर दिया। अगर बात कर ले योजना आयोग की स्थापना कब हुआ था, तो उसका स्थापना 15 मार्च, याद रखिए 15 मार्च 1950 में आपका योजना आयोग की स्थापना हुआ था। ठीक है, चलिए और ये जो थे ये प्रधानमंत्री मोदी उन्होंने, ठीक है, 15 अगस्त
2014 को, ठीक है, नाम बदले थे। क्या किए थे? तो नाम बदल दिए थे, यानी कि योजना आयोग के स्थान पे क्या कर दिए थे? नीति आयोग कर दिए थे। तो 2014 में किए थे। अब ये अस्तित्व में कब आया था? तो 2015 में आया था। ये बात को गौर से याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 129 को चलते हैं। भारत में किस वर्ष रेल बजट को आम बजट में मिला दिया गया था? ठीक है, रेल बजट को आम बजट में मिला दिया था 2017 में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 130। 130 में प्रश्न कहता है डेयरी उद्योग आर्थिक गतिविधि के किस क्षेत्र में आता है? ठीक है, तो ये किस क्षेत्र में आता है? तो ये आपका प्राथमिक क्षेत्र में आता है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन को चलते हैं क्वेश्चन नंबर 131। आइए 131 नंबर प्रश्न क्या कहता है, देखिए कहा जा रहा है भारत के किस पंचवर्षीय योजना के दौरान मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया गया था? ठीक है, तो कौन सा पंचवर्षीय योजना को अपनाया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, द्वितीय पंचवर्षीय योजना। अगला प्रश्न देखते हैं क्वेश्चन नंबर 132 क्या कहता है कि वर्ष 2022 से 23 में भारत की प्रति व्यक्ति शुद्ध राष्ट्रीय आय वर्तमान कीमतों पर थी, कितना था? तो याद रखिएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। ठीक है, 1,72,000। चलिए क्वेश्चन नंबर 133 को चलते हैं। कहा जा रहा है कि भारत में पहले चरण में कौन सी गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम शुरू किया गया था? ठीक है, तो कौन सा शुरू किया गया था? तो एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 134 को चलते हैं। 134 नंबर क्या कहा जा रहा है, देखिए कि बिहार का 2021-22 में ऋण जमा अनुपात क्या था? तो 21-22 में पूछा जा रहा है ना, तो 21-22 में इसका क्या था? तो 44.2%। 135 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। 135 में प्रश्न क्या कहता है कि परिवर्तनशील विनिमय दर की स्थिति में भारतीय रुपये के मूल्य में गिरावट को क्या कहा जाएगा? तो क्या कहा जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रुपये का मूल्यह्रास कहा जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 136 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। 136 नंबर क्या है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 में उपभोक्ताओं के विवादों के निवारण के लिए कितने स्तर की प्रणाली की परिकल्पना की गई है? तो कितने स्तर की किया गया? तो त्रिस्तरीय का किया गया है। 137 नंबर क्वेश्चन की चलते हैं। 137 में क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा सहकारिता का सिद्धांत नहीं है? तो कौन सा नहीं है ये पूछा जा गया। तो वोट देने का अधिकार जो है वो नहीं है। ठीक है, चलिए 138 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। क्या कहा जा रहा है, मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई थी? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन। मानवाधिकार दिवस मनाया था 10 दिसंबर को, याद रखिएगा। इसकी स्थापना आपका 1945 में हुआ था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 139 को चलते हैं। 139 नंबर क्या कहा जा रहा है, देखिए कहा जा रहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में 1991 के बाद किन सेवाओं को अपेक्षाकृत तेज संवृद्धि था? ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका संचार सेवाएं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 140 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। कहा जा रहा है वाणिज्य बैंक सामान्य रूप से ब्याज नहीं देते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? तो मांग जमाओं पर ब्याज नहीं देते। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 141 को चलते हैं। 141 नंबर प्रश्न क्या कहता है, देखिए 141 में प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा ऑटोमेटेड टेलर मशीन एटीएम का वर्गीकरण है? ठीक है, तो कौन है? तो उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 142 की चलते हैं। कहा जा रहा है कि वैश्वीकरण से लाभान्वित होते हैं, तो क्या होते हैं? तो इसका भी राइट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक होते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 143 को चलते हैं। कहा जा रहा है कि विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी? विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 143 का? तो याद रखिए 1955 में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 144 नंबर क्या कहता है, उपभोक्ता शोषण के प्रमुख कारण है। तो उपभोक्ता शोषण का प्रमुख कारण कौन है? तो याद रखिए सूचना का अभाव ये भी है, वस्तुओं का सीमित आपूर्ति ये भी है, उपभोक्ताओं का अज्ञानता ये भी है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त से एक से अधिक। अगला प्रश्न है आपका कि अर्ध विकसित का परिवारचिक शब्द है। तो अर्ध विकसित का परिवारचिक शब्द कौन है? तो 145 का हो जाएगा निर्धन। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 146 को चलते हैं। कहा जा रहा है अर्थशास्त्र है, अर्थशास्त्र क्या है? ठीक है, तो याद रखिए ये आपका यथार्थवादी के साथ आदर्शवादी विज्ञान है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 147 को चलते हैं। 147 नंबर क्या है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? जस्ट आपको हम पीछे बताए थे, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई, यानी कि आरबीआई। ठीक है, तो अभी जस्ट आपको पीछे बताए थे ना, आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? तो कब हुआ था? तो 1935 में। इसका एकीकरण पूछेगा तो कब हुआ था? तो 1949 में, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 148 को चलते हैं। 148 में प्रश्न क्या है, देखिए आर्थिक सुधार के प्रमुख घटक हैं। तो आर्थिक सुधार के प्रमुख घटक क्या हैं? तो 148 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। चलिए 149 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। 149 नंबर का था 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार में
प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या क्या है। ठीक है, तो बिहार में पूछ रहा है, सिर्फ एक राज्य की बात कर रहा है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 918। ये मोस्ट इंपोर्टेंट VVI रहेगा। ठीक है, क्योंकि बिहार की बात किया, बिहार में प्रति 1000 पुरुष पे कितना स्त्री है, तो 918 है। चलिए क्वेश्चन नंबर 150 की ओर, ये हमारा इस सेट का लास्ट क्वेश्चन है। कहा जा रहा कृषि उत्पादकों के मणीकरण के लिए किस मानक का प्रयोग किया जाता है। तो किस मानक का प्रयोग किया जाता है, तो याद रखिए एक मार्क का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो दोस्तों इस प्रकार से हम लोग आज शुरू से हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और इकोनॉमिक्स को ख़त्म कर चुके हैं। ठीक है, और इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जब चारों ख़त्म हो जाएगा तो इसके बाद हम लोग हिंदी की ओर चलेंगे, हिंदी इंग्लिश। ठीक है, अब हिंदी इंग्लिश में क्या होगा ना दोस्तों, हिंदी इंग्लिश का हम सिर्फ आप लोग को आंसर बता दिया जाए करेंगे। ठीक है, तो ये अभी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है हिंदी इंग्लिश, तो इसका हम लोग आंसर आप लोग को बता देते हैं, आंसर आप लोग मिला लीजिएगा। ठीक है, चलिए तो 68 का है सेट नंबर 1 है। तो इसका सबसे पहले अगर देखें हम इंग्लिश की बात करें, तो इंग्लिश का लैंग्वेज पेपर की बात करें तो इसका राइट आंसर पहला का क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगर दूसरा की बात करें तो दो क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मतलब 3 हो जाएगा। और तीसरा का देखें तो तीसरा का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो तीसरा का भी आपका ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 के चलते हैं। 4 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 4 का आपका बी हो जाएगा। अगर हम 5 की बात करें तो 5 का ऑप्शन नंबर भी बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 के चलते हैं। 6 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 5 का बी है। ठीक है, 6 का बोले तो 6 का भी राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, आप लोग आंसर मिला लीजिएगा अगर बनाए हैं तो। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। 7 का राइट आंसर ए हो जाएगा। 8 का अगर देखें तो 8 का भी आपका ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हिंदी की बात कर ले तो हिंदी क्या देखिए, हिंदी में क्या करना पड़ जाएगा, इतना पढ़ना पड़ जाएगा, तो इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा, इसको पढ़ लीजिएगा, इसका हम आंसर आप लोग को बता देते हैं। ठीक है, तो 9 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 9 का आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 10 का आपका 3 हो जाएगा, मतलब सी। 11 का आपका 1 हो जाएगा। ठीक है, चलिए 12 की बात करें तो 12 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक आप लोग मिला लीजिए। 13 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। 13 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 13 का ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 14 को चलते हैं। 14 नंबर प्रश्न क्या कहता है, आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 की अगर हम बात करें तो 14 का क्या हो जाएगा, तो 14 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 15 की बात करें तो 15 का राइट आंसर आपका देखिए होता भूतकाल का विलोम शब्द क्या होता है, भूतकाल का यानी कि भविष्यकाल भी हम लोग उसको कहते हैं। ठीक है, और ये हो जाएगा अनंतकाल, ऑप्शन नंबर बी सी डी यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 की चलते हैं। 16 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, चलिए 16 का आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 17 की बात करें तो 17 का ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। 18 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 18 का आपका बी हो जाएगा। चलिए 19 से देखते हैं। 19 का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, तो 19 का ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। ठीक है, बी फॉर बॉय। और 20 का आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 21 की बात करें तो 21 का उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। आइए 22 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। 22, तो 22 का देख लेते हैं। तो 22 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 23 की बात करें तो 23 का भी सी हो जाएगा। 24 का आपका बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए 25 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। 25 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 26 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 26 का आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, 27 का आपका सी हो जाएगा। 28 का आपका बी हो जाएगा। 29 का आपका क्या हो जाएगा, तो 29 का देख लेते हैं। 29 का आपका सी हो जाएगा। और 30 का आपका सी हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग लैंग्वेज पेपर जो था उसको हम लोग खत्म कर चुके हैं। अब चलते हैं आपका जनरल स्टडीज़, मतलब कि जो आपका 40 नंबर पूछा जाता है उसकी ओर। ठीक है, देखिए इसमें क्या है, कहा जाता है, थोड़ा सा जूम कर देते हैं। आइए, कहा जा रहा है कि विराम अवस्था में स्थित एक पिंड एकाएक बहुत से टुकड़ों में बढ़ जाता है, फटने से बने टुकड़े के संवेग का योगफल क्या होगा। ठीक है, तो योगफल जो होता है उसका क्या हो जाएगा, तो उसका योगफल जो है आपका शून्य होगा। ठीक है, क्या होगा, तो शून्य होगा। तो यहाँ ऑप्शन में दिख रहा है ऋणात्मक होगा, शून्य से कम होगा, शून्य से अधिक होगा, बिल्कुल नहीं, शून्य ही होगा, यानी उपयुक्त में से कोई नहीं। चलिए ऑप्शन नंबर 32 का देख लेते हैं। 32, तो 32 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका CO2। ठीक है, 33 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। क्या कहा जाता है 33 में, मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है, तो आपको भी पता है पिट्यूटरी ग्रंथि या हाइपोफासिस ग्रंथि भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी और डी दोनों हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। 34 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए किसी वस्तु को एक अवतल दर्पण के सामने उसके वक्रता केंद्र C से परे स्थित किसी बिंदु पर रखा जाता है, तो प्रतिबिंब कहाँ स्थित या किस बिंदु पर बनेगा और कैसा बनेगा। ठीक है, तो 34 का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। 35 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। कहा जा रहा है कि कौन सा पुष्प के नर जनन अंग का घटक नहीं है, तो कौन सा नहीं है, तो ये आपका वर्तिका हो जाएगा।
चलिए क्वेश्चन नंबर 36 को चलते। 36वां प्रश्न क्या कहता है, वन्यजीव के लिए निर्दिष्ट वह क्षेत्र जिसमें पारिस्थितिकी तंत्र और प्राकृतिक संसाधनों तक उनकी अबाध पहुंच होती है वह क्या कहलाती है। ठीक है, तो क्या कहलाती है, तो वो आपका राष्ट्रीय उद्यान कहलाती है। चलिए 37 नंबर क्वेश्चन को चलते। 37वां प्रश्न क्या कहता है, थोड़ा सा धुंधला आ गया है, इसको हम बस 37 का आपको आंसर बता देता हूँ, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। चलिए 38 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन, एटीपी का प्राप्त उपयोग में परिवहन किए पदार्थ को दर्शाता है, तो 38 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भोजन, अमीनो अम्ल और हार्मोन को दर्शाता है। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन को देख लिया जाए, क्या कहा जा रहा है, देखिए भारत और मलेशिया के बीच 2024 में समुद्र लक्ष्मण नामक समुद्री सैन्य अभ्यास कहाँ आयोजित किया गया था, तो याद रखिए ये आपका विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में किया गया था। 40 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। हाल ही में जारी फसलों के अग्रणी उत्पादक राज्य की रिपोर्ट 2022-23 के अनुसार फल उत्पादक में शीर्ष पर राज्य कौन सा रहा है, तो फल उत्पादक में कौन सा शीर्ष पर रहा है, याद रखिएगा आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 41 के चलते। 41वां प्रश्न क्या कहता है कि भारतीय मूल के किस शोधकर्ता ने सूर्य ग्रहण के दौरान नासा के साउंडिंग रॉकेट मिशन का नेतृत्व किया था। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको तुम BVI कर दीजिएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अहरोर ब्रह्मजात्या। 42 नंबर क्वेश्चन के चलते। 42 नंबर प्रश्न क्या कहता है, हाल ही में चर्चा में रही बिहार की रश्मि कुमारी डैश है, तो कहाँ के रहने, बिहार के रश्मि कुमार कुछ मतलब खेल से, ठीक है, ये पूछा जा रहा है। क्या वो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से थे कि फुटबॉल खिलाड़ी की खो खो खिलाड़ी, तो याद रखिए वो जो थी, ठीक है, वो आपका कैरम खिलाड़ी थी, कैरम प्लेयर थी। ठीक है, क्या थी, कैरम प्लेयर। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका में से इनमें से कोई नहीं जाएगा। 43 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। हाल ही में कौन सा राज्य वृक्षारोपण के लिए 500 से अधिक भूमि पार्सल के साथ ग्रीन क्रेडिट कार्यक्रम लागू करने का अग्रणी रहा है। ठीक है, तो 43 का राइट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 को चलते हैं। 44वां प्रश्न करता है, मेनिंजाइटिस के खिलाफ नया टीका पेश करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बन गया है, 44 का राइट आंसर हो जाएगा नाइजीरिया। चलिए 45 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। 45वां प्रश्न कहता है, अहमद अब्दुल्ला अल अहमद अल सबा हाल ही में किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं, तो किस देश के बने हैं, तो कुवैत के बने हैं। मतलब 1-1.5 घंटा से आप लोग के बीच हम बोल रहे हैं, थोड़ा सा पानी पी लेते हैं, इसके बाद फिर चर्चा करते हैं। चलिए तो 46 नंबर क्वेश्चन देख लीजिएगा, थोड़ा धुंधला, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। 47 नंबर क्वेश्चन क्यों चलते हैं, कहा जा रहा है 1857 के विद्रोह से पहले दिल्ली के कोतवाल कौन थे। ठीक है, तो याद रखिए गंगाधर। ठीक है, 148 नंबर क्वेश्चन क्यों चलते हैं। यूरोप के विभिन्न देशों की कंपनियों ने भारत के विभिन्न हिस्सों में अपने व्यापारिक केंद्र स्थापित किए थे। ठीक है, तो किस देश की कंपनी नहीं शामिल हुआ था। ठीक है, तो कौन देश का नहीं हुआ था, तो स्पेन का नहीं हुआ था। आइए क्वेश्चन नंबर 49 पे चलते हैं। 49 नंबर करता है, काकोरी ट्रेन डकैती कांड निम्नलिखित क्रांतिकारी को फांसी की सजा दी गई थी, तो किसे दिया गया था, तो रामप्रसाद बिस्मिल को अशफाक उल्लाह खां को दिया गया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 में क्या कहा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन लंदन में प्रशिक्षित गुजराती मूल के वकील था। ठीक है, तो कौन था, तो 50 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 51 को चलते हैं। 51 प्रश्न क्या कहता है, जवाहरलाल नेहरू ने अपने किस कांग्रेस सम्मेलन में कहा था कि भारत और विश्व की समस्याओं को एकत्र समाधान समाजवाद है। ठीक है, तो किस में कहा गया था, तो ये आपका वर्ष 1936 के लखनऊ अधिवेशन में कहा गया था। 52 नंबर क्वेश्चन के चलते हैं। 52 नंबर कहा जाता है कि रॉबर्ट क्लाइव ने भारत का नक्शा बनाने की जिम्मेदारी किससे सौंपी थी। ठीक है, तो किससे सौंपा गया था, तो जेम्स रेजले को। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 53 नंबर क्वेश्चन के चलते हैं, करो या मरो का नारा निम्नलिखित आंदोलन में से किसके साथ संबंधित है। सबको पता है भारत छोड़ो आंदोलन के साथ 8 या 9 अगस्त 1942 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 54 को चलते हैं, बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे। ठीक है, तो 54 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। 55 नंबर प्रश्न क्या कहता है कि भारत की भूमि सीमाओं कितने देशों के साथ जुड़ी हुई है, तो ये आपका 7 देशों के साथ भारत की भूमि सीमा जो है वो आपका जुड़ी हुई है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्यों चलता है। क्वेश्चन नंबर 56 नंबर प्रश्न क्या कहता है, आइए कहा जा रहा है आपका कि भारत में विमान उद्योग का आरंभ डैश में टाटा एयरलाइंस की शुरुआत के साथ हुआ था, तो 1932 में हुआ था, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा।
चलिए, गोदावरी कहता है गोदावरी नदी के संबंध में कथन पे कौन सा कथन गलत है ये चुनना है। आइए चुनते हैं। कहा जा रहा है घाट प्रभा इसकी कई सहायक नदी में से एक है, तो यही आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर यही आपका सही हो जाएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 58 के चलते हैं। 58 प्रश्न क्या कहता है कि कौन सी भारत की वह एकमात्र झील है जिसका निर्माण पृथ्वी का उल्का पिंड के टकराने से हुआ है। ठीक है, तो 58 का राइट आंसर हो जाएगा लोनार झील। ठीक है, ये कहाँ है, तो महाराष्ट्र में, ये भी याद रखिएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 59 को, भारतीय उपमहाद्वीप समानतः इनमें से किस प्रकार की जलवायु के लिए प्रसिद्ध है। तो किस प्रकार की जलवायु के लिए है, तो उष्णकटिबंधीय मानसून के लिए प्रसिद्ध है। आइए 60 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। 60 नंबर प्रश्न क्या कहता है, वायुमंडल में ओजोन का स्तर कम होना कब से शुरू हुआ था। तो कब से शुरू हुआ था, तो ये हो जाएगा 1980 में। 61 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। कहा जा रहा है कि पहला भारतीय रिजर्व वन निम्न में से कौन सा है। तो 61 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान। 62 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। 62 प्रश्न का था, बिहार के किस जिले में सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है। तो किस जिले को सिल्क सिटी कहा जाता है, तो भागलपुर को। चलिए, तो ये यहाँ से आपका मैथ है, तो मैथ का आपको हम आंसर बता देते हैं, आप लोग मिला लीजिएगा। ठीक है, तो 63 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 64 की बात करें, 64 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 40/9। चलिए, अगर हम फिर 65 को चले, तो 65 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, 13,855। चलिए, 66 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। 66 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 19 वर्ष। 67 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। 67 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 270 डिग्री। ठीक है, 68 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। 68 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 68 का हो जाएगा आपका -1। 69 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। 69 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। आइए 70 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। तो 70 का क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 70 नंबर प्रश्न का ये हो जाएगा आपका 4% की हानि। तो दोस्तों, इस प्रकार से हम लोग, ठीक है, सभी को कवर कर चुके हैं। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स, ये चारों का कवर करने के बाद आपका लैंग्वेज पेपर हो और जनरल पेपर, ये सारा कवर हो चुका है। यानी कि हम लोग, ठीक है, सेट 1 को आज हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। सेट 1 आप लोग का आज कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, अब कल हम लोग सेट 2 को करेंगे और इसका PDF जो है प्रत्येक दिन रात में 8 बजे आप लोग को भेज दिया जाएगा। ठीक है, हम कोशिश करेंगे कि ये जो आपका 13-15 जो सेट है, इसको जितना जल्दी हो सके इसको ख़त्म करके फिर आप लोग का 9-10 शुरू किया जाए। ठीक है, इसके ऊपर फिर बात किया जाएगा। ठीक है, तो फिलहाल अगर आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबाना नहीं भूलिएगा, क्योंकि जैसे ही हम अगर हम कोई भी अगर वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। और इससे अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर कीजिएगा। ठीक है, हम कल मिलते हैं। ठीक है, इसी समय 10 बजे। आज के लिए इतना ही। अलविदा। जय हिंद, जय भारत।